इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक जिनको पता है कि वह हैक हो गए और दूसरे जिनको पता नहीं कि वह हैक हो गए। हैक हम सब हो चुके हैं। कभी ऐसा हुआ क्रिमिनल ने आपसे आपका पासवर्ड मांग लिया, उसके पास पासवर्ड कैसे था, ये सोचा कभी आपने? ये तो बहुत खतरनाक है। अब मैं एक एक करके दिखाऊंगा और आप डरना शुरू हो गए। अभी आप देखना चाहो कि आप कितनी बार हैक हो चुके हो, देख सकते हो। डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, कैसे डिजिटली अरेस्ट किया जाता है किसी को, उसमें क्या होता है, उसका मोटिव क्या होता है? तो जिसके संग डिजिटल अरेस्ट होता है उसके अकाउंट उसके खुद के तो खाली होते ही है, उसके दोस्तों के भी खाली हो जाते हैं। मेरे पास केसेस हैं जिसमें लॉयर्स, सीएक्सओज, बड़े बड़े सीनियर वीपीज, आपको पता ही होगा 3.7 करोड़ दे दिए एक सीनियर वीपी ने, एक बिजनेसमैन ने 7 करोड़ दे दिए। ऑफिसर्स से लेके प्रोफेसर तक जो ये कह रहे हैं कि उनके साथ डिजिटल अरेस्ट हो गया। कि आपने कपड़े उतारिए, दिखाइए, आप ड्रग तो नहीं लेते हैं, आप यदि वॉशरूम में जाएंगे तो परमिशन लेके जाएंगे, वीडियो कॉल आपका बंद नहीं होगा, फोन आपका डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए वरना 20 साल की जेल, फिर आप पे एनएसए लग जाएगा। तो ये जो हैकर्स हैं, ये जो जिनको हम साइबर क्रिमिनल्स कहते हैं, ये प्रोफेशनल्स हैं, ये कम एज ग्रुप के लोग हैं जो ठग होते थे, घर में आते थे, सोना डबल कर देंगे, पैसा डबल कर देंगे और आप ट्रस्ट करते थे ना। अब वो ठग कहीं और बैठा हुआ है। एआई को क्या आप बड़ा खतरा मानते हैं? यदि कोई ऐसी चीज बन गई जो हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है तो इंसान पॉजिटिव यूज के बारे में कम सोचता है, नेगेटिव यूज के बारे में ज्यादा सोचता है। कौन कौन है जो हमें ट्रैक कर रहा है? इफ यू आर लिविंग इन अ बिल्डिंग एट 14th फ्लोर, 17th फ्लोर, उसको पता है कि आप 14th फ्लोर पे हो, 17th फ्लोर पे हो, इस ब्लॉक में हो, इस घर में, उसको एग्जैक्टली एड्रेस पता है। उसके बाद आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन मुझे पता है, किससे आप कितना मिलते हैं वो उसको पता है, किससे आप कितनी बात करते हैं वो इसको पता है, आप किससे क्या बात करते हैं वो भी इसको पता है। आपके घर की घंटी बजे और अचानक कोई कहे कि अजीता जी ये मेडिसिन खा लीजिए, खा लेना। लेकिन कैसे एक 15-16 साल का लड़का हैकर बन जाता है? कि सर मैं 12 तरीके बता सकता हूँ जिससे आप ओटीपी चुरा लेंगे बिना फोन टच किए। सब कुछ आजकल जब इंटरनेट के थ्रू ही हो रहा है तो सही क्या है, फ्रॉड क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई? तो एक वेबसाइट है .com, उस पर जाएं, अपना ईमेल आईडी डालें तो आपको बता देगा कि आपका डेटा कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। 2 सेटिंग करनी है और आपका फेसबुक कभी कोई क्लोन नहीं करेगा। अपना व्हाट्सएप सिक्योर कर लेते हैं। सेटिंग्स में जाएं, उसमें अकाउंट्स करके ऑप्शन आएगा, उसमें चौथा ऑप्शन है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। उसको आप क्लिक करेंगे तो आपसे 6 डिजिट का कोड मांगा जाएगा। वो 6 डिजिट का कोड नहीं होना चाहिए। हम लोग ये समझते हैं कि जो एप्पल के फोन्स हैं वो ज्यादा सेफ हैं, सिक्योर हैं बनस्बत एंड्रॉइड के। किस मुगालते में जी रहे हैं आप? ट्रैप करने वाला है वो बहुत प्रिपेयर्ड है, तो कच्ची गोटी नहीं खेल के बैठा हुआ है। ये डी वर्ड बड़ा खतरनाक है, डार्क वेब, डीप सीक। जो ज्यादा खतरनाक है, जिसके आगे क्रिमिनल जाते हैं वो। और ये सब कुछ रिकॉर्ड होता रहता है। कोई भी इन्वेंशन जो होती है उसका जो पहला यूजर होता है वो क्रिमिनल होता है। क्रिमिनल्स विल नेवर हैक योर डिवाइसेस टू रीच टू यू, क्रिमिनल्स विल ऑलवेज हैक यू। वेलकम टू अनफिल्टर्ड विद अजिता जैन पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे आपकी प्राइवेसी की। कोई है जो 24 घंटे 365 दिन आपके ऊपर नजर रख रहा है। कोई है जो सुबह आंख खुलने से लेकर रात को बेड टाइम तक और उसके बाद भी आपको ट्रैक कर रहा है। आपकी लाइफ प्राइवेट है ये आपको लगता है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। कौन है जो हर वक्त आपको ट्रैक कर रहा है और मौका मिलते ही ट्रैप कर रहा है? कैसे हो रहा है ये सब कुछ बताएंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद देश के जाने माने नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे, जो कि सरकार, पुलिस ऑफिशियल्स और प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की सैकड़ों ऐसे केसेस सॉल्व करने में मदद कर चुके हैं। वेलकम टू अनफिल्टर्ड विद अजिता जैन पॉडकास्ट अमित जी। नमस्कार अजिता जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। हम और आप इस वक्त स्टूडियो में बैठकर ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैंने किसी को नहीं बताया। ये जानकारी सिर्फ मुझे है कि कब, कहाँ, कितने बजे, किस लोकेशन पर हम ये पॉडकास्ट शूट करेंगे। मेरी नज़र में, मेरे हिसाब से मैं प्राइवेट मोड में हूँ। अब आप बताइए कि क्या ये जानकारी सिर्फ आपको और मुझे है या किसी तीसरे को भी हो सकती है? देखिए, अभी ये तीसरे को भी है पर बड़ी जल्दी एक सैकड़ों हजारों लोगों तक भी पहुँच जाएगी। तो ये जो डेटा है, जो आपके फ़ोन में 75+ ऑन एन एवरेज एप्लीकेशंस होती हैं जो डेटा ले रही हैं, हर एक एप्लीकेशन आपकी लोकेशंस तो लेती ही है। बिना लोकेशन दिए आप इंटरनेट एक्सेस ही नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि मैं लोकेशन बंद कर देता हूँ, आप बंद ही नहीं कर सकते, क्योंकि द मोमेंट यू कनेक्ट टू सम सर्वर, सबसे पहले आपका आईपी एड्रेस जाता है और आईपी एड्रेस से आपकी लोकेशन मिलती है। तो इसलिए अब ये मान के चलना कि मैं कहीं हूँ और सेक्लूडेड हूँ और मेरा फ़ोन बंद भी है, तब भी आप अपनी लोकेशन बचा के नहीं बैठें, क्योंकि कई सारे आप फीचर्स देख लीजिए। फ़ोन जब बंद है तब भी लोकेशन ट्रैक करता है। तो इसलिए लोकेशन तो हमारी गई, और यदि हम दोनों यहाँ बैठे हैं और एक ड्यूरेशन तक हैं तो ये पता करना भी बड़ा मुश्किल नहीं है कि हम दोनों ने यहाँ पर बैठ के 2 घंटे चर्चा की है और वी वर टुगेदर। अच्छा, ये कैसे? देखिए, कई बार क्या होता है कि क्रिमिनल थोड़ा स्मार्ट होता है तो वो अपनी लोकेशन को छुपाने की कोशिश करता है।
तो मैं मुंबई में था, तो एक बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो ओनर थे उन्होंने मेरे से कहा कि जब वो समझ गए कि इस तरह से पुलिस काम करती है तो उन्हें ना आप हमें नहीं ट्रैक कर पाएंगे, ऐसे मजाक में कहा। तो मैंने कहा सर हो सकता है, बताइए क्या करते हैं आप? बोले हमारे काम करने का तरीका अलग है। मैं ना ड्राइवर को एक कागज़ पे लिख के देता हूँ कि हम यहाँ मिलने वाले हैं, जिससे मुझे मिलना है और आई हैव टू एक्सचेंज सम स्टफ। तो बोले वो ड्राइवर जाता है, पर्ची उसको दे आता है। अब मैं अपने घर से निकलता हूँ, फ़ोन घर पर रखता हूँ, वो भी अपना फ़ोन घर पर रखेगा, उसको पता है कहाँ मिलना है, कितने बजे मिलना है। दोनों हम अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, इन्फॉर्मेशन स्टफ एक्सचेंज होगा एंड देन विल कम बैक। अब किसी को नहीं पता कि हम कहाँ मिले थे, क्यों मिले थे, ये इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। मैंने सर आपने मुझे बता दिया, पकड़ लेंगे विद एविडेंस। मैंने कहा आपका फ़ोन यदि आप 1 घंटे के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मुझे पता पड़ जाता है। अच्छा। आपके फ़ोन की हर एक सेकंड की एक्टिविटी लॉग होती है सर्वर पर, जो भी आपका सिम कार्ड है। और सिर्फ सर्वर एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस इनके पास नहीं है, इसकी जो एप्लीकेशन है उनको भी होती है। मतलब मैं गूगल से भी आपकी एक्टिविटी लिस्ट मांग सकता हूँ, फेसबुक से भी मांग सकता हूँ, वो भी आपकी एक्टिविटी लिस्ट रिकॉर्ड करते हैं। अब यदि आपका फ़ोन एक पीरियड तक इनएक्टिव है या वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा जिस तरीके से आप उसको इस्तेमाल करते हो, तो मैं समझ जाऊंगा कि फ़ोन आपके हाथ में नहीं था, तो वो ड्यूरेशन मिल गया। फिर मैं देखूंगा आपके नियरेस्ट लोगों में ऐसे कितने लोग हैं जिनका उसी ड्यूरेशन के आसपास फ़ोन इनएक्टिव था, तो वो बंदा मिल गया जिससे आप मिले हो। फिर मैं देखूंगा कि उस बंदे की लास्ट लोकेशन क्या थी और आपकी लास्ट लोकेशन क्या थी। फिर जिस ड्यूरेशन के लिए दोनों के फ़ोन इनएक्टिव थे वो कहाँ जाके वापस आ सकते हैं, कंसीडरिंग 15-20 मिनट्स ऑफ बीटिंग। तो मैं सर्किल बनाना शुरू करूंगा विद द ट्रैफिक एट दैट टाइम। जब वो सर्किल क्रॉस करना शुरू कर देंगे, उस पॉइंट पे आप लोग मिले। उसके बाद मैं वहाँ जाके CCTV चेक करूंगा, तो मुझे आपकी गाड़ी या आप लोग दिख जाओगे, कहीं तो मिले होगे पब्लिक प्लेस पे। तो वो इतना शॉक्ड हो गए, बोले इसका मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं, अब आपके हाथ से गाड़ी निकल चुकी है, अब आप फ़ोन ना भी यूज़ करें तब भी आप ट्रैक हो रहे हैं, क्योंकि जिससे आप मिल रहे हैं उसके हाथ में। तो मुझे ये बताइए कि हमें क्या सिर्फ मोबाइल ट्रैक कर रहा है, और भी डिवाइसेस हैं जो हमें ट्रैक कर रही हैं? कौन कौन है जो हमें ट्रैक कर रहा है? हर डिवाइस, देखिए आपके आसपास इतने तरह की डिवाइसेस है, हर घर में एलेक्सा होता है, फिर आपकी स्मार्ट वॉचेस होते हैं, फिर CCTV तो लगे हुए हैं, फिर आप जब किसी बिल्डिंग में एंटर करते हो तो वहाँ भी अपने रिकॉर्ड्स दे देते हो, या वहाँ का सिक्योरिटी जो है वो देख लेता है, रिकॉर्ड ले लेता है। तो नोइंगली अनोइंगली हम इतनी जगह अपने अब डिजिटल फुटप्रिंट दे रहे हैं, और कुछ आपके यहाँ डिलीवर हो रहा है, कुछ आपने खरीदा है, हर बार एक SMS OTP कुछ आ रहा है जो आपकी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है। तो अब आप कुछ भी कर लें। अच्छा, आप एक छोटा सा एक्सरसाइज कीजिए, आप प्ले स्टोर खोलिए अपने फ़ोन में और उसमें फेसबुक ढूंढिए। जब आप फेसबुक सर्च करेंगे, और ये ग्राफिक्स पे आप प्लीज़ दिखाइएगा लोगों को, तो आप पाएंगे कि फेसबुक के कितने डाउनलोड हैं। 10 बिलियन डाउनलोड हैं फेसबुक के। अच्छा। दुनिया में लोग कितने रहते हैं? 7.5 बिलियन, 8 बिलियन। इंटरनेट कितने लोगों के पास है? 4 बिलियन के पास। तो फिर 10 बिलियन डाउनलोड कैसे हैं? इसका मतलब है कि बाकी लोग फेक ही हैं, या कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एक आदमी कितने फेसबुक रख लेगा और यह कितनी डिवाइसेस पर डाउनलोड हो सकता है, तो कुछ तो डेफिनेटली फेक है। अब आप फेसबुक के उस आइकन को क्लिक करेंगे, अंदर जाएंगे तो एक ऑप्शन दिखाई देगा सी डिटेल्स करके, उसको क्लिक कीजिए। तो वो आपको दिखाएगा कि फेसबुक आज तक आपका क्या क्या डेटा लेता रहा है, जो आपने आज तक देखा ही नहीं। अब मैं एक एक करके दिखाऊंगा और आप डरना शुरू हो गए। वो कहेगा कि मुझे आपकी सारी लोकेशंस पता है हर सेकंड की, उसमें लिखोगा प्रिसाइज लोकेशन एंड अप्रॉक्सीमेट लोकेशन, दोनों लूँगा मैं, मतलब GPS, LID, IP एड्रेस, एवरीथिंग। फिर मुझे आपका नेम, ईमेल ID, आपका एड्रेस भी पता है। एड्रेस जानते हो आप? दिस इज नॉट योर लोकेशन, जहाँ आप रहते हो। जब आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोला तो अपना एड्रेस बताया था? नहीं। तो मेरे घर का पता भी उसको कहता है मुझे सबके घर का पता है। सो इफ़ यू आर लिविंग इन अ बिल्डिंग एट 14th फ्लोर, 17th फ्लोर, उसको पता है कि आप 14th फ्लोर पे हो, 17th फ्लोर पे हो, इस ब्लॉक में हो, इस घर में, उसको एग्जैक्टली एड्रेस पता है, जबकि आपने कभी नहीं बताया। कहता मुझे पता है। अब उस पर क्लिक करोगे तो आप चौंक जाओगे। अरे, फिर इससे पहले जब आप अपना घर बदलते हैं तो इससे पहले कि आधार सर्वर पे अपडेट हो जाए, फेसबुक पे अपडेट हो जाता है, इंस्टाग्राम पे अपडेट हो जाता है। इट इज़ दैट रियल टाइम। फिर उसके आगे लिखा होगा कि वो आपका पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ भी जानता है, उसमें लिखा होगा, पढ़िए। अच्छा। और आप दिखाइए पब्लिक को। ये कैसे पता इसका मतलब है कि उसको ये पता है कि आपने लास्ट टाइम किसको वोट दिया था, और फेसबुक खुल के कह रहा है किसको वोट दिया था। हाँ, ये भी पता है। अरे आप देखिए, आप तभी तो कह रहे उसको डिटेल। जब आप पब्लिक को तो आइडिया ही नहीं है कि हम क्या डेटा दिए जा रहे हैं, और ये डेटा क्यों ले रहा है वो, क्योंकि पर किसी ये को दे रहा तो है, अपने खुद के कंजम्पशन के तो ले नहीं रहा। लेकिन किसको वोट दिया था ये तो कहीं पर नहीं डिस्क्लोज किया आपने। जब वो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी समझ लेता है तो समझ जाता है कि आपको किसको वोट दिया होगा। अच्छा। हाँ, उसके बाद रिलीजियस आप कितने हार्ड, लिबरल, सॉफ्ट हो, वो उसके आगे लिखा है, मुझे पता है।
उसके बाद आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन मुझे पता है, एंड दिस इज नॉट अबाउट बीइंग मेल और फीमेल, दिस इज अबाउट बीइंग योर इंटेंट टुवर्ड्स LGBTQ+ कम्युनिटी। उस हद तक वो कैसे जान लेता है, आप खुद देखिए और दिखाइए पब्लिक को। फिर उसके आगे देखिए, आपके सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को पता है, आपकी परचेज हिस्ट्री, पेमेंट स्कोर, क्रेडिट स्कोर, कब कैश विड्रॉल किया, कैश विड्रॉल करके आप कहाँ गए, किससे मिले, लीगल किया, कुछ इलीगल किया, सब एक्सट्रापोलेट कर सकता है। बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं वो तो खैर आपके OTP में SMS आती वो पता तो पड़ आता ही जाता है, वो तो पता हाँ। पड़ जाता है। जैसे आपका SMS वो आता तो है, basic हो गया। हाँ, वो तो डेफिनेटली उसको पता है। ईमेल पढ़ ही रहा है, उसमें लिखा है कि मैं आपकी सारी ईमेल पढ़ता हूँ, मैं आपके सारे SMS पढ़ता हूँ, मैं आपके चैट्स पढ़ता हूँ, मैं आपकी हेल्थ रिकॉर्ड्स पढ़ता हूँ कि आप कितना सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कितना सोफे पे पसरे रहते हैं, कितना आप रन करते हैं, ताकि आपकी एज के हिसाब से फिटनेस क्या होगी उसका भी मुझे आइडिया। तो मुझे बताइए, बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल टॉक्स होती हैं, लोगों के अपने रिलेशनशिप्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ की टॉक्स होती हैं, क्या वो भी पता है? बिल्कुल बिल्कुल, उसको बहुत। तब तो आपका जो पॉलिटिकल बिलीफ है कैसे पता करता है? ना तो आपने कोई पॉलिटिकल वीडियो देखे, ना आपने शायद लाइक किए होंगे, ना कमेंट किए होंगे, ना शेयर किए होंगे, तो उसको कैसे पता है? सोचो जरा, क्योंकि वो आपको सुन रहा है। अच्छा, सारे कॉन्टेक्स्ट पता है, आपसे कौन कितना क्लोज है वो उसको पता है, किससे आप कितना मिलते हैं वो उसको पता है, किससे आप कितनी बात करते हैं वो उसको पता है, आप किससे क्या बात करते हैं वो भी उसको पता है। तो आपको शायद अपने बारे में इतना अंदाजा नहीं होगा जितना फेसबुक को आपके बारे में जानकारी है। 2 साल बाद या शायद 1 साल के बाद ही आपके घर की घंटी बजे और अचानक कोई कहे कि अजीता जी ये मेडिसिन खा लीजिए, शाम को आपको हो सकता है हेडेक शुरू हो जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो आप घबराइए मत, खा लेना, क्योंकि उसको पता है क्योंकि इसीलिए वो सब अच्छा। कर रहा है आपको। तो यानी कि अब हम उस दौर में जाने वाले हैं। एग्जैक्टली, और इसीलिए वो हेल्थ रिकॉर्ड्स ले रहा है आपके, या आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ले रहा है। तो आप, और ये तो मैं अभी बहुत थोड़ा बता रहा हूँ, आप स्क्रॉल करते जाएंगे, आप डरते जाएंगे, आपकी सारी वॉइसेस सुनता है, उसमें लिखा है कि फेसबुक आपकी सारी वॉइसेस सुनेगा, आपके वॉइस रिकॉर्डिंग्स ले लेगा, आपके वॉइस नोट्स ले लेगा यदि आप व्हाट्सएप पे भेजते हो। सो ये सब जानकारी लोगों तक को पता होना बहुत जरूरी है। मैं डरा नहीं रहा हूँ फेसबुक के अगेंस्ट, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, पर वो खुद बोल रहा है ना कि मैं ले रहा हूँ, ये आपका हक है जानना। अब आप जब जानबूझकर कोई चीज करते हैं तो आपसे गलतियां नहीं होती, पर यदि आपको पता ना हो तो फिर गलतियां होती हैं। फेसबुक के अलावा और कौन कौन से ऐसे ऐप्स हैं जो आपको ट्रैक कर रहे हैं? मान लीजिए किसी ने अगर फेसबुक नहीं इंस्टॉल किया है तो किसी और आपके थ्रू भी वो ऐसे ही ट्रैक होगा? आप गूगल देखेंगे तो उससे ज्यादा लेता है। क्योंकि फोन तो गूगल का ही है। हाँ। गूगल के पास ऐसी पावर्स हैं कि वो कुछ ऐसा डेटा ले लेता है जो बाकी एप्लीकेशन ले नहीं सकते, क्योंकि जब तक गूगल ही अलाउ नहीं करेगा वो नहीं ले सकते, क्योंकि OS उसका है। एंड्रॉयड, आई एम टॉकिंग अबाउट एंड्रॉयड फोन या आईफोन, तो फिर जिसका OS है वही ओनर है उसका, तो वो तो कंट्रोल करते ही है पूरा, वो तो स्विच ऑफ फोन को भी ट्रैक कर लेता है। मैं आपसे यही जानना चाह रही थी, एक मिथ है, ऐसा कहा जाता है, हम लोग ये समझते हैं कि जो एप्पल के फोन्स हैं वो ज़्यादा सेफ हैं, सिक्योर हैं बनस्बत एंड्रॉयड के। सेफ, देखो सेफ्टी इज ऑल्सो रिलेटिव थॉट। किसके अगेंस्ट सेफ है? मतलब इजीली हैक नहीं हो सकते, इजीली ट्रैक नहीं हो सकते? अब मैं बताता हूँ, जब आपको आईफोन दिया गया था तो कैसे दिया गया था कि आईफोन इज अ प्रीमियम फोन, एलीट लोगों के लिए है, मतलब इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है और ये कोई क्रैक नहीं कर सकता, कोई ब्रेक नहीं कर सकता, कोई इसके अंदर स्टूप नहीं कर सकता, ये था। व्हाट्सएप आपको ऑफर किया गया, मोस्ट सिक्योर कम्युनिकेशन, एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड, कोई इसको स्टूप नहीं कर सकता, कोई चैट नहीं देख सकता, ये था। 2019 में एक मेलवेयर आता है पेगासस करके, और वो व्हाट्सएप पर मिस कॉल आती है और आईफोन हैक हो जाता है। मतलब ये भी सिक्योर है, ये भी सिक्योर है, इस पर मिस कॉल आती है और ये हैक हो जाता है। मिस्ड कॉल से? मिस कॉल से, जस्ट मिस कॉल, उसको आप रोक भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, और वो मिस कॉल किस पे आ रही है? व्हाट्सएप पे आ रही है। तो फिर हम बिना, ये तो बहुत खतरनाक है, मिस्ड कॉल से फोन हैक हो जाना, वो भी सामने वाला दूसरा फोन हैक हो जाना। और जिसने बनाया था वो पेगासस, इट वाज एन इजरायली कंपनी, NS ऑर्गेनाइजेशन, और वो कहते थे कि हमने सारी दुनिया में सिर्फ गवर्नमेंट को बेचा है, ओनली गवर्नमेंट्स। बताया था कितने लाइसेंस किस गवर्नमेंट को दिए, उन्होंने पूरा लिस्ट ओपन की थी, इस पर काफ़ी बवाल हुआ, न्यूज़ चैनल ने डिबेट भी किया। सवाल उससे भी बड़ा है, सवाल ये है कि NS ऑर्गेनाइजेशन खुली थी 2016 में, 2015 में उन्होंने रिसर्च स्टार्ट की, 2016 में ओपन हो गई, 2016 से 2019 तक वो सारी गवर्नमेंट्स को बेच दिया उन्होंने। तो ऐसे तो है नहीं कि चुपचाप बेच रहे होंगे कि ले लो यार, पता नहीं कैसे हैक होगा, खुल के बताया होगा कि व्हाट्सएप पर मिस कॉल करोगे तो आईफोन हैक हो जाएगा, और ये पहले आईफोन हैक करने के लिए बनाया गया था, एंड्रॉयड के लिए नहीं। आपने सवाल किया था कि एंड्रॉयड सेफ है, आईफोन, तो मैंने कहा था आप किसके अगेंस्ट सेफ्टी की बात कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि उनको पता था कि हमें उन लोगों को हैक करना है जो प्रीमियम लोग हैं, तो हम एंड्रॉयड के लिए क्यों बनाए, हम आईफोन के लिए बनाएंगे, और उसमें लोग पेमेंट भी करेंगे। तो आप
ये कैसे मान रहे हैं कि व्हाट्सएप को नहीं पता था और सारी दुनिया को पता था कि व्हाट्सएप पे मिस कॉल आती है और आईफोन हैक होता है। व्हाट्सएप कहता है मुझे नहीं पता था, सॉरी आपने बता दिया, अच्छा हुआ, हम फिक्स कर देते हैं। दैट वाज देयर रिस्पॉन्स। हाउ कैन यू एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्स कि 4 साल से वो पूरी दुनिया में बेच रहा है, आपको नहीं पता है, और आप ही के फोन, मतलब आप ही के थ्रू वो इंस्टॉल होता है। सो आई थिंक इनडायरेक्टली मैं कहना चाहता हूँ, डायरेक्टली मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, बट ये फैक्ट्स हैं, कोई भी चेक कर ले कि व्हाट्सएप, जब सवाल खड़े हुए व्हाट्सएप पे तो लोग सिग्नल और टेलीग्राम पे मूव करना शुरू हो गए। बिल्कुल, मैं इसी पर आ रही थी कि व्हाट्सएप कॉलिंग को भी सेफ माना जाता है, और जो लोग व्हाट्सएप कॉलिंग को सेफ नहीं मानते हैं वो टेलीग्राम को सेफ मानते हैं। और लोगों का एक परसेप्शन है कि सिग्नल तो बहुत ही ज्यादा सेफ है साहब, है ना। हाँ। जो टेलीग्राम का तो सीईओ तो अभी पकड़ गया, जेल में चला गया, तो बवाल हो गया। जरा सिग्नल का गूगल कीजिए, फाउंडर कौन है। सिग्नल का फाउंडर वही है जो व्हाट्सएप का फाउंडर, ब्रायन एक्टन। तो किस मुगालते में जी रहे हैं आप, किस इल्यूजन में है? किसी ने जरा सा गूगल करके नहीं देखा कि सिग्नल बनाया किसने, पैसा किसका लगा। ये सच्चाई। अब मूव कीजिए यहां से वहां, या कहीं भी चले जाइए। एक लास्ट ईयर एक ऐप आई, चैट ऐप, एनम करके, एनोनिमस से उसका नाम बना एनम, और उसको डार्क वेब पर प्रमोट किया गया कि ये मोस्ट सिक्योर चैट ऐप है, इसको तो कोई गवर्नमेंट देख ही नहीं सकती और क्रैक ही नहीं कर सकती, और इसको तो AES 512 बिट इंक्रिप्शन और सारे उसके प्रमोशंस हुए। सारे क्रिमिनल्स एनम यूज़ करने लगे आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए डार्क वेब पर, ओपन सरफेस वेब पर। फिर 7-8 महीने पहले FBI ने 7-8 कंट्रीज़ में रेड डाली और $multi-billion एसेट कॉन्फिस्केट किया। गन्स, अम्यूनिशंस, आपके ड्रग्स, बिटकॉइंस, करेंसीज, हार्ड कैश, बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिस्केट की। $multi-billion, आई थिंक 7-8 बिलियन का एसेट, क्योंकि एनम ऐप FBI ने बनाई थी। तो उनको डार्क वेब पे एक बंदा मिला और उसकी क्रेडिबिलिटी थी डार्क वेब पर, तो उन्होंने उसके संग डील की FBI ने कि तुम एक काम करो, तुम्हें छोड़ देंगे पर इस गेम को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, हमारी एक ऐप है, चैट ऐप है, इसको प्रमोट करो। उसने प्रमोट करना शुरू कर दिया, पूरी दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने उसको इंस्टॉल कर लिया। अब FBI ने उसको मॉनिटर करना शुरू किया, और जब मौका देखा कि अब सही वक्त आ गया है, धप्पा कर दिया और खेल हो गया। तो आप किस पर भरोसा करेंगे और क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। मतलब आप टोटली एट रिस्क हैं, टोटली अनसेफ हैं अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में, और डिजिटल वर्ल्ड आपकी मजबूरी है, आप कुछ कर नहीं सकते अब इसके लिए। आजकल अमित जी डिजिटल अरेस्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसको देखिए वो अपनी एक दुख भरी कहानी लेके आ जाता है। ऑफिसर्स से लेके प्रोफेसर तक एवरीबडी हैज़ अ स्टोरी जो ये कह रहे हैं कि उनके साथ डिजिटल अरेस्ट हो गया। मैं चाहती हूँ आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जान पा रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, कैसे डिजिटली अरेस्ट किया जाता है किसी को, उसमें क्या होता है, उसका मोटिव क्या होता है। मोटिव तो सारे साइबर क्राइम का एक ही होता है, पैसा लूटना, आपके अकाउंट को खाली कर देना। तो जिसके संग डिजिटल अरेस्ट होता है उसके अकाउंट, उसके खुद के तो खाली होते ही है, उसके दोस्तों के भी खाली हो जाता है। अच्छा। क्योंकि वो पैसा मांग मांग के देना शुरू कर देता है, इतना डर चुका होता है। और 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक उसका जो ब्रेन है ऑलमोस्ट लॉक हो चुका होता है, वो किसी से बात नहीं करता, डरा रहता है। और ये होता कैसे, जैसे सारे साइबर क्राइम होते हैं। देखिए, आपने खुद एक कम्युनिकेशन चैनल दे रखा है, यदि आपके हाथ में फ़ोन नहीं है तो आपके संग डिजिटल अरेस्ट कभी नहीं होगा। जाहिर है। खेल शुरू कहाँ से हुआ था, फोन कॉल से तो शुरू होता है। कई सारे लोग होते हैं जो ऐसी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जो एनोनिमस होती है। एनोनिमस जैसे कि जिसमें आप छुप जाते हैं कि आप कौन हैं और आप चैट कर सकते हैं, पर फिर उसको उसी एनोनिमस ऐप पे एक एनोनिमस आदमी धमकी देता है कि तुझे जान से मार दूंगा। फिर वो आते हैं पुलिस के पास, सब धमकी आई है। तो आप ऐसी ऐप पे थे ही क्यों जो एनोनिमस थी? क्योंकि अब तो हम उसको पकड़ नहीं सकते, क्योंकि आप खुद भी एनोनिमस ही थे ना उस ऐप पे। अब आपने कुछ गलती की, कुछ क्लिक कर दिया तो उसको पता पड़ेगा कि तुम कौन हो। अब वो आपको एक्सपोज करना चाह रहा है कि क्या क्या करते थे आप। ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई, क्योंकि तुमने खुद पंगे लिए, खुद आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे चले गए जहां जो क्रिमिनल्स का हब है। सो पॉइंट इज दिस कि आप खुद कम्युनिकेशन चैनल जितने रखते हो वही मिसयूज होते हैं। आपको ईमेल पे धमकी आ गई, आएगी क्योंकि ईमेल पब्लिक है, आपका वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, तो कोई भी धमकी भेज देगा। तब आप डर गए तो पैसा भी दे दोगे। वो 1 लाख लोगों को ईमेल करता है, 1-2 आदमी डर के पैसा भी देते हैं। तो खेल किसी कम्युनिकेशन चैनल से शुरू होगा। अब यहाँ पर आप खास बात यह है, जो डिजिटल अरेस्ट का केस जब शुरू हुआ, मुझे तो 2-2.5 साल पहले पहला केस आया, कि जिस तरीके से इसको प्लान किया गया है वो बहुत अमेजिंग। मतलब ये कोई IIM का बंदा है जिसने प्लान किया है। अच्छा। डेफिनेटली इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि मेरे पास केसेस हैं जिसमें लॉयर्स, CXOs, बड़े बड़े सीनियर VPs, आपको पता ही होगा 3.7 करोड़ दे दिए एक सीनियर VP ने, एक बिजनेसमैन ने 7 करोड़ दे दिए,
एक्स पुलिस ऑफिसर्स, जजेस, सोचिए एक्स पुलिस ऑफिसर्स और जजेस। तो अब आप ये अब हम कहें कि नहीं साहब उसको पता नहीं था कि पुलिस कैसे काम करती है इसलिए बेचारा ट्रैप हो गया, या उसको पता नहीं था कि लॉ कैसे काम करता है। यहाँ तो मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो लॉ को हमसे अच्छे जानते हैं या पुलिसिंग को बहुत अच्छा जानते हैं, वो भी कैसे फंस गए। इसका मतलब है कि जो ट्रैप करने वाला है वो बहुत प्रिपेयर्ड है और उसके पास वो कच्ची गोटी नहीं खेल के बैठा हुआ है, उसको सारे आंसर पता है कैसे उसको आपको कन्विंस कर देना है। तो खेल शुरू होता है कि आपको एक IVR कॉल आता है। अब IVR कॉल है, प्री रिकॉर्डेड कॉल है, तो आदमी के दिमाग में एक कंसेप्शन है कि यार IVR कॉल थोड़ी ना क्रिमिनल करेगा, क्रिमिनल तो खुद ही कॉल करेगा जाहिर। तो एक प्री रिकॉर्डेड कॉल एक लड़की की आवाज़ में आ रहा है कि आपका कोई कुरियर था और वो वापस आ गया है, उसके रिगार्डिंग आप प्रेस 9 टू कनेक्ट टू अवर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। ये तो मेरे पास भी आए हैं कॉल्स, आते हैं, सबको आ चुके हैं। ये डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत यहीं से होती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपने इग्नोर कर दिया इसलिए आप बच गए। हाँ। अब किसी ने 9 दबा दिया। नहीं, मेरे पास तो एक्चुअल में पार्सल आ भी गया था, वो तो मैंने लिया नहीं। नहीं तो फिर वो एक लेवल आगे गया है क्योंकि वो अलग केस है। अच्छा। हाँ, उसमें फिर वो OTP मांगने के लिए खेल होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे आप प्रेस 9 करेंगे आप एक कॉल सेंटर से कनेक्ट हो जाएंगे। अब कॉल सेंटर वाला कहेगा हाँ बताइए। अब आपके दिमाग में सीड इन कर दिया गया है कि आपका कोई कुरियर है जो वापस आ गया है, एंड आपको पता नहीं, आपने कोई कुरियर भेजा भी नहीं है, पर आपको चूंकि बोला गया है तो आपके दिमाग में एक चीज बैठ गई। तो आपको सर वो कोई कुरियर की बात हुई थी अभी, अच्छा आपका है वो, ओके बताइए, डिटेल बताइए, अपना नाम, मोबाइल नंबर, वो तो उसको खैर पता ही है, और उसने 1-2 डिटेल मांगे फॉर्मेलिटी के लिए। हाँ आपका कुरियर तो आया एक वापस। अच्छा सर क्या, क्यों? अरे यार इसमें तो ड्रग है, इसमें तो करेंसी है, इसमें तो पासपोर्ट है कुछ इलीगल। अरे इसके खिलाफ तो केस हो चुका है। तो अरे सर नहीं मेरा कुरियर नहीं, मैंने तो कोई कुरियर नहीं भेजा था। नहीं आपने कहा अभी आप ही का कुरियर है। अरे सर मैंने नहीं, मेरा कोई कुरियर नहीं। अरे आधार कार्ड तो आप ही का है इसमें। फिर आप खुद फंसना शुरू हुए। अरे नहीं सर मेरा नहीं है वो, आप प्लीज मना कीजिए, मेरा है ही नहीं, मैं तो ऐसे कोई कुरियर भेजूंगा नहीं, मैं क्यों भेजूंगा? अच्छा आपने नहीं भेजा? आर यू श्योर? हाँ नहीं सर मैंने नहीं भेजा। हाँ तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? एक काम कीजिए, मैं आपको भी मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट कर देता हूँ, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बंदा आपकी हेल्प कर रहा है, आपको ऐसे दिखाया जा रहा है कि हेल्प कर रहा है, तो आप इस पर ट्रस्ट करके ये चीज इग्नोर कर दोगे कि ये भी गेम का पार्ट है। हाँ ठीक है सर बताइए। कुछ नहीं करना सर, मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट करूंगा, आप उनसे बात करके क्लेरिफाई कर देना कि आपने भेजी नहीं, बात खत्म। हाँ ठीक है सर। तो आप तैयार हो गए। अब उसने मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट किया। हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है? पूछ कौन रहा है? सामने वाला। बता कौन रहा हो? आप। वो नहीं बोल रहा है कि आपका कुरियर आया। सर वो मेरा कोई कुरियर, अच्छा आप ही का है वो। अब आपके दिमाग में चीज बैठ गई कि आपका कोई कुरियर था जिसमें कोई इलीगल चीज थी। हाँ ये फटा, ठीक है, फलाना चौरसिया है जो भी उसका नाम है बताया। ये आपका आधार कार्ड है, पासपोर्ट नंबर सर यही है, एड्रेस यही है आपका? हाँ सर ये आप ही का कुरियर है। अरे सर नहीं वो मेरा कुरियर नहीं है, ये बताने के लिए। अरे आपके खिलाफ तो अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। अब आपको पहला झटका लगेगा, अरेस्ट वारंट। आप पहले बताइए खुले कैसे घूम रहे हैं, आपको तो जेल में होना चाहिए। अरे नहीं सर मेरा तो कुरियर ही नहीं है। और अरेस्ट शब्द ऐसा है जिससे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं कि भाई अरेस्ट वारंट निकला हुआ है मतलब मेरे खिलाफ। आप एक काम कीजिए, लिंक देखिए, आप खोलोगे तो उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की लिंक होगी। मतलब वो नाम भी एकदम इतना बड़ा CBI, ED और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यूज करेंगे कि आप जिसका आम आदमी से कोई मतलब लेना ही देना नहीं है। आपका दिमाग ब्लॉक हो जाएगा कि यार इस वेबसाइट, अच्छा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की क्लोन वेबसाइट है, उसमें सारे जजेस के फोटो सब कुछ वैसा ही है। अच्छा। पर वो उसका डोमेन अलग है, आप ध्यान नहीं देते हो। और आप जैसे ही क्लिक करोगे आपसे कहेगा अपना नाम ढूंढिए, इस पर नाम डालोगे, देखिए कुछ आया। हाँ सर 2 फाइल हैं, डाउनलोड करो उसको। डाउनलोड करो। अरे सर ये तो अरेस्ट वारंट, मैंने कहा था अरेस्ट वारंट निकला हुआ। आपने खुद डाउनलोड। और ये लगातार एक ही कॉल में ये सारा कॉन्वर्सेशन चल रहा है। अरे अभी तो कॉल खत्म ही नहीं होगी 15 दिन तक। 15 दिन आप फोन ऑफ चार्ज किए बैठे रहोगे, बंद नहीं करोगे। एक बार आप फंस गए तो फंस गए। अब वो कहेगा कि साहब देख लिया अरेस्ट वारंट, तो फिर तो पुलिस भेज रहे हैं, अरेस्ट कर लेते हैं आपको। अरे नहीं सर प्लीज हमने तो कुछ किया नहीं। अब आप सरेंडर होना शुरू हुए। तो कुछ और कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। एक काम करते हैं तो आपको 2 ऑप्शन देते हैं, या तो आप फिजिकली अरेस्ट हो जाओ या डिजिटली अरेस्ट हो जाओ। अच्छा। अब डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं इस दुनिया में, लेकिन आपके दिमाग में पॉइंट डाल दिया गया। अब आपको ऑप्शन है तो आपको सर ऐसा कीजिए ना, डिजिटल अरेस्ट कर लीजिए प्लीज। फिजिकली अरेस्ट में तो बदनामी भी होगी, जेल, पुलिस आएगी, घर से खींच के ले जाएगी, हथकड़ियां पहनाएगी। आपको फिल्मों के सीने याद आ जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। तो डिजिटली कर लो, किसी को पता नहीं, घर से दूर हो जाएंगे। वो बताएगा डिजिटल में सर किसी को पता नहीं पड़ेगा, आप डिजिटली अरेस्टेड रहोगे। अब आपको कुछ नहीं पता कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, होता भी नहीं है, लेकिन यू एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट किसने किया? आपने। तो फिर आप कैसे डिनायल मोड में जाओगे? आप ये मान चुके हो कि ये चीज होती है। आप देख रहे हो कितने साइकोलॉजिकली वो आपके दिमाग में धीरे धीरे चीज इंप्लांट की गई। तो ठीक है, आप स्काइप इंस्टॉल कर लीजिए,
ये आईडी दे रहा हूँ, इस पर स्काइप पे वीडियो कॉल लगाइए। वीडियो कॉल आपका बंद नहीं होगा, फ़ोन आपका डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, वरना 20 साल की जेल है सीधे, क्योंकि आप पे NSA लग जाएगा। और आप लगातार हमसे वीडियो कॉल पर रहेंगे। आप यदि वॉशरूम भी जाएंगे तो परमिशन लेके जाएंगे, किसी और से बताएंगे नहीं, किसी और को नहीं कहेंगे कि आप डिजिटली अरेस्टेड हैं, वरना कल पेपर में छप जाएगा। अब आप किसी को बताते नहीं हो, अपने वाइफ को नहीं बताते, अपने बच्चों को नहीं बताते, अपने किसी से बात नहीं करते। वीडियो कॉल पे चुपचाप अपने 2 मिनट सर ब्रेक लिया, इतना ही करते रहते हो। फिर आपकी ग्रिलिंग शुरू होगी। यहाँ तक होती है कि आपने कपड़े उतारिए, दिखाइए आप ड्रग तो नहीं लेते हैं। लेडीज़ लॉयर ने अपने कपड़े उतार दिए एंड शी शोड कि ठीक है मैं तो कोई ड्रग लेती नहीं, कुछ नहीं तो हम लड़कियां बेचते हैं, फिर आपको फिजिकली चेक करेंगे। ओहो। तो आपको इतना ट्रॉमेटाइज कर देते हैं कि आप वो हर चीज करने को तैयार हो जाते हो। और ये सब कुछ रिकॉर्ड होता रहता है? सब रिकॉर्ड होता है। उसके बाद फिर वही रिकॉर्डिंग भेज के उसको ब्लैकमेल भी किया, फर्दर ब्लैकमेल करते हैं। हाँ, फिर क्योंकि वो उनका अगला तरीका है, पहले तो आपके अकाउंट से सारे पैसे ले लेंगे कि आपके अकाउंट में जो पैसे हैं इस अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए पहले, क्योंकि इस पर इंक्वायरी चल रही है, आपने इलीगली पैसा कमाया है, जब तक हम इंक्वायरी नहीं खत्म करेंगे पैसा आप यूज़ नहीं कर सकते। तो आप तुरंत सारे पैसे डाल देते हो, सारे OTP FOTP बता के। अब वो पैसा आप दे चुके हो, किसी ने 15 लाख, किसी ने 20 लाख, किसी ने 7 करोड़ दे दिए। अब अगला लेवल आता है, अब कोई लीगल पेनल्टी लग गई है आप पे तो वो दीजिए। अब आप लोन लेके पैसे देना शुरू करते हो, अब लोगों से पैसे मांगते हो, आपके पास आधा घंटा है, आप पैसे मांग लीजिए। ओहो, तो मतलब जो उन्होंने जो फिगर उन्होंने डिमांड की है वो आपको देनी ही देनी है। आपके अकाउंट तो खाली करा लिया उन्होंने, उसके बाद लोग लोन लेना शुरू करते हैं, अपने दोस्तों को फोन करते हैं यार अर्जेंट 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 7 लाख चाहिए, और जितना लोन ले सकते हैं ले लेते हैं, उसके बाद वो पैसा भी ट्रांसफर कर देते हैं। फिर आप अपनी FD तोड़वाते हैं, अपने बैंक जाते हैं, लोग FD तोड़ाते हैं, मतलब ये सब कुछ कर रहे हैं पर किसी को बता नहीं रहे। तो आपको बैंक जाने दिया जाता है? हाँ, आप घर से बाहर निकल सकते हैं, ऑफिस जाते हैं। लोग तो कहते हैं मैं ऑफिस भी गया था लेकिन वीडियो कॉल तो चलता रहा, लगातार मोबाइल ऑन रहता है उस दौरान, ऑन रहता है, और यदि डिस्कनेक्ट हो तो फटाक से दोबारा कनेक्ट कीजिए। मतलब वो सुन रहा है कि आप किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आपका फ़ोन पे जेब होना चाहिए। मतलब इतना ट्रस्ट कर चुके होते हो आप उस व्यक्ति पे कि आपकी प्रिवेसी 15 दिन की जीरो हो चुकी होती है। इसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। और उसके बाद जब ये टूटता है ब्रेक, क्योंकि मुझे कल भी एक सज्जन मिलने आए हिमाचल से, वो बेचारे मिलना चाह रहे थे, उनका कुछ 70-80 लाख दे दिया उन्होंने डिजिटल अरेस्ट में। तो मैंने उनसे समझने की कोशिश की कि सर आपने भरोसा कैसे किया? नहीं, इज़ अ प्रोफेसर। तो उन्होंने मुझे कहा कि अमित जी मैं किताब लिख रहा था अभी, तो मैं 6-7 महीने के लिए पूरी तरीके से आइसोलेटेड था एंड आई वाज डूइंग रिसर्च। तो मुझे कुछ नहीं पता था कि दुनिया में क्या हो रहा है, और अचानक से मुझे कॉल आया और होता चला गया। और मैं तो FD तोड़वाई और सारा पैसा वैसे ऐसे दिया एंड जिंदगी भर की उनकी जो भी सेविंग थी लॉस्ट। तो बेसिकली ये माइंड अरेस्ट है। आपको डिजिटली अरेस्ट क्या करते हैं, आपके माइंड को अरेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद वो जैसे चाहते हैं, इट्स अ माइंड गेम। सारे साइबर क्राइम में ही होता है। क्रिमिनल्स विल नेवर हैक योर डिवाइसेस टू रीच टू यू, क्रिमिनल्स विल ऑलवेज हैक यू, योर माइंड, टू रीच टू योर डिवाइसेस। वो आपके दिमाग के थ्रू आपके फ़ोन तक पहुँचेंगे, आपके फ़ोन के थ्रू आप तक नहीं पहुँचेंगे। फ़ोन तो सेफ़ है, जो आपने बोला कि आईफोन या एंड्रॉयड या ये सारी चीज़ें तो बहुत बाद में आती हैं। आप खुद ही जब कंट्रोल्ड हो चुके होते हो तो फिर वो आपसे कुछ भी करा लेगा, ये शादी का कार्ड आया इंस्टॉल करो, आप कर देते हो। APK फाइल आई थी अभी, वेडिंग कार्ड बन के लोगों के फ़ोन में लाखों लुट गए लोगों के। आपकी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम है, आप ये देखिए एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, कर लेते हो आप, किसी के भी कहने पे कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल, लुट जाते हो। तो पहले कौन कन्विंस हुआ? आप। खेल वहीं से शुरू होता है। एक इंटरनेट कॉलिंग के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बहुत सारे कॉल्स आते हैं जो बाहर के नंबर्स के होते हैं, विदेशों के होते हैं। ये लोग कौन होते हैं? क्या ये देश में बैठ के कॉल कर रहे होते हैं या विदेश में बैठकर कोई फ़ोन कर रहा होता है? इनका क्या मकसद होता है? क्योंकि मेरे पास भी, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ, एक कॉल आया था जिसमें मुझे ये कहा गया कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। तो हमने कहा कि नहीं, हम नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आप करती हैं। हमने कहा नहीं करते हैं, करके हमने फ़ोन काट दिया। फिर दोबारा आया, उन्होंने कहा अगर आप नहीं करती हैं तो कर लीजिए, मेरे पास बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, बहुत अच्छे शेयर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, रख दीजिए। रख दिया। फिर तीसरी बार फ़ोन आया, फिर उन्होंने इंसिस्ट किया, फिर चौथी बार आया। ऐसे करके 5-6 बार जब फ़ोन आ गया तो छठे कॉल में फाइनली ये हुआ कि आप एजिटेटेड हो जाते हैं। मैंने उसको थोड़ा सा अपना डिस्प्लेजर शो किया। उसके बाद ये स्टार्टेड यूजिंग फाउल लैंग्वेज। उन्होंने अपना बड़ा ऑफेंसिव लैंग्वेज और बड़ा फाउल लैंग्वेज उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। तो आई टोल्ड हिम कि देखो, अगर नेक्स्ट टाइम तुमने मुझे कॉल किया, तुम 6 कॉल कर चुके हो, ठीक है, अब मेरे पास वक्त नहीं है, आई एम बिजी। अगर नेक्स्ट टाइम ये कॉल आता है तो ये नंबर पुलिस को जाएगा और अगला कॉल तुम्हारे पास पुलिस स्टेशन से आएगा। आप मानेंगे उस व्यक्ति ने, द वे ही लाफ्ड,
जैसे आप फिल्मों में किसी विलन को हंसते हुए सुनते हैं, मतलब वो हंसी आज भी मेरे कान में इको करती है, द वे ही लाफ्ड एंड ही सेड जो करना है कर लो, कुछ नहीं कर पाओगी, ठीक है। देन आई रियलाइज्ड, मैंने उसके बाद इनफैक्ट आई गॉट इन टच विद द पुलिस ऑफिशियल ऑल्सो, मैंने उनको ये नंबर दिया एंड वेरी शॉकिंगली पुलिस टोल्ड मी कि ये इंटरनेट कॉलिंग है और इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अमित जी, आप सोचिए, अगर इंटरनेट कॉलिंग है, पुलिस ये कह रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप कहाँ खड़े हैं? नहीं, ये पब्लिक को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली किया जा सकता था, पर हर कोई नहीं कर सकता, हर पुलिस नहीं कर पाती है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग अपने टेक्निकली अपने आप को स्ट्रांग बनाते जा रहे हैं, पुलिस उस तरीके से चीज़ों के बारे में नहीं जान पा रही है, अपग्रेडेड नहीं है पुलिस हमारी। जैसे कि अभी आप ध्यान दो, जब ये होक्स कॉल आ रही थी कि बॉम्ब है स्कूल्स में या फ्लाइट में है, तो 1-2 महीने 3 महीने तक सारे परेशान रहे। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, लोगों ने कहा आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वाइब कॉल है, VPN यूज़ कर रहा है, इंटरनेट कॉल है, क्या कर लेंगे आप। पर पकड़ा गया ना बंदा। तो ऐसा नहीं कि नहीं पकड़ सकते, उसके तरीके हैं एंड दैट्स व्हाट वी यूज़, लेकिन उसमें समय बहुत लगता है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस पे हम के लिए हम डिपेंडेंट होते हैं, जो हमें बाहर के देशों से लेनी पड़ती है, इंटरपोल के थ्रू भी लेनी पड़ती है। जैसे VPN होगा तो VPN का लॉग लेना पड़ेगा, अब वो VPN का सर्वर कहीं और है तो फिर वहाँ पे हम डिपेंडेंट है, तो वो 10 दिन में आएगा, 15 दिन में आएगा, पर आएगा। पर यदि मुझे एक बार भी आ गया वो डेटा, तो फिर वो भाग के कहीं नहीं जाएगा क्रिमिनल, फिर तो मैं उसको घर से उठा लूँगा उसको। तो यदि कोई ऐसा सोच रहा है यहाँ पे, कोई भी क्रिमिनल, मैं उसको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज भी जब कहीं जाता हूँ तो सबसे पहले, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, एक चीज़ बोलता हूँ कॉन्फ्रेंसेस में, कि आप मुझे वो तरीके बताइए कि आप पूरी तरह छुप सकते हैं इंटरनेट में। तो लोग हाथ खड़ा करते हैं, सर VPN वेरी गुड, और प्रॉक्सी और एनोनिमस ID और डिस्कॉर्ड यूज़ कर लो और ज़ेंगी यूज़ कर लो, सबको पता है, या ये यूज़ कर लो। मैं क्रिमिनल्स को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन तो मैं तो सब कर लिया। हाँ, मैंने कहा पिछले 1.5 साल में जो मैंने केसेस सॉल्व किए हैं, सारे क्रिमिनल ये यूज़ कर रहे थे। तो यदि आप इस मुगालते में है कि ये यूज़ करके बच लेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बस इसलिए बच लेंगे कि शायद फोकस अभी तक आप पर नहीं है, क्योंकि इतने केसेस आ रहे हैं कि हम हर केस पर फोकस नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप बाउंड्री क्रॉस करेंगे तो मुसीबत तो आपके घर आएगी। तो एक तरीके से मैं थ्रेटन कर रहा हूँ लोगों को कि आप कर लो, लेकिन उठा तो हम सबको लेंगे। तो अभी मेरा एक इनफैक्ट ताला बना है तो चाबी भी बनी ही है। आप कितना भी कोशिश कर लो, इंटरनेट पर पूरी तरीके से छुपना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हम डार्क वेब से केसेस सॉल्व कर लेते हैं। जितने ड्रग के केसेस अभी सॉल्व हुए, लखनऊ में पकड़े गए, वो डार्क वेब पे थे लोग। तो डार्क वेब पे लोग जाते इसलिए कि हम छुप जाते हैं, तो हमने वहाँ से उठा लिए। तो ये गलतफहमी सबसे पहले ब्रेक करना ज़रूरी है, कि जो यंगस्टर्स हैं वो बेचारे ट्रैप हो जाते हैं। उन्हें लगता है अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो फिर उन्हीं पर मुसीबत आएगी, आप जो भी क्राइम करेंगे। तो ये एक मेरे ख्याल से अजीब सी बात है कि जितने भी ये 18, 19, 20 साल के लोग हैं, वो ज़्यादा इसमें ट्रैप्ड हैं, और वो खुराफाती होते हैं, इंटरनेट से चीज़ें निकाल लेते हैं। उनको पता भी है, जैसे जितना भी मैंने ये OTP चुराने के तरीके सीखे हैं, वो सब इसी एज ग्रुप के लोगों ने मुझे बताया। स्कूल्स के अंदर, कॉलेज भी नहीं जाते इसमें से अधिकतर लोग, तो वो वाले लोग थे कि सर मैं 12 तरीके बता सकता हूँ जिससे आप OTP चुरा लेंगे बिना फ़ोन टच किए। और उसने 1, 2, 3, 4। अब OTP चुराना ऐसा है कि आपके पास यदि OTP है तो आप बैंक खाली कर सकते हो, आप Gmail भी हैक कर सकते हो, आप सोशल मीडिया भी हैक कर सकते हो, व्हाट्सएप भी हैक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपकी सुरक्षा सिर्फ OTP तक ही तो है। यदि आप ये मान के चल रहे हो नहीं हमने तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा लिया है, अब तो हम सेफ हैं, तो क्या वो 12 तरीके लेके घूम रहा है सामने वाला। सो ये चीज़ें जब तक लोगों को नहीं बताई जाएंगी कि वो 12 तरीके क्या हैं, मैं बता दूंगा यहाँ पे खुद खोल के, क्योंकि जादूगर का जादू तब तक है जब तक कि उसका क्लू नहीं पता। वो आता है ना, हाथी गायब हो गया, फिर आप सोचते रहते हो कि हाथी कैसे गायब हो सकता है, पर जब उसका असलियत देखते हो तो आप सर पकड़ लेते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है मतलब दैट वेज इट्स लाइक दैट ओनली। बच्चे कर सकते हैं। तो ये जो हैकर्स हैं, ये जो जिनको हम साइबर क्रिमिनल्स कहते हैं, ये प्रोफेशनल्स हैं, ये कम एज ग्रुप के लोग हैं या बहुत सीजनड हैं, ये कौन लोग होते हैं? और ये जो हो रहा है ये ज़्यादा कहाँ से हो रहा है? अपने ही देश से हो रहा है या बाहर से हो रहा है? और इनका टारगेट जो है उसमें भी कोई पैटर्न होता है क्या? पैटर्न से ही हम पकड़ पाते हैं, क्योंकि ये तो अपने आप को पूरी तरीके से छुपाने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ तो ये कोई 1, 2, 10, 50 हज़ार लोग नहीं है, ये पूरा रैकेट है। ये बहुत सारे लोग, हो सकता है 2-5 लाख लोग, क्योंकि इनके पीछे पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है, और ये इकोसिस्टम बनाया गया पिछले 8-10 साल में बिल्ड हुआ है। क्योंकि एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता, करेगा तो पकड़ा जाएगा बड़े आराम से। पर इस इकोसिस्टम में इनके पास लीगल सपोर्ट भी होता है जिससे जल्दी छूटते हैं, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी होता है क्योंकि इनको वेबसाइट होस्ट करनी है, सर्वर भी चाहिए,
क्लोन वेबसाइट चले, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है तो कहीं तो होस्ट हुई है ना वो। इनके पास सिम कार्ड प्रोवाइडर है, इनके पास बैंक अकाउंट प्रोवाइडर है, इनके पास फ़ोन प्रोवाइडर है। इनको हर हफ्ते हज़ारों की संख्या में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड मिलते हैं, प्री एक्टिवेटेड जो बैंक अकाउंट्स है वो मिलते हैं जो किसी और के होते हैं। तो ना तो इनका बैंक अकाउंट होता है, ना इनका सिम कार्ड होता है, ना इनका फ़ोन होता है। अब मैं पूरी कोशिश करूँ, इससे आज भी सुबह कॉल आया, बंदा पूरी अपनी रामकथा सुनाता है कि साहब मैं लुट गया, सब बर्बाद हो गया, और बंदा तो ऑनलाइन है सर, अभी भी जवाब दे रहा है, बात कर रहा है, पकड़ लो उसको जाके। और मुझे बड़ा दुख होता है, इस बंदे को कुछ आइडिया ही नहीं है कि इस दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है। क्या उसका बैंक अकाउंट में पैसे डाले मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, और वो बंदा भी बात भी कर रहा है, तो पकड़ क्यों नहीं सकते? मैंने कहा ठीक है, मैं पकड़ने की अब शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वो जो सिम है जिससे आपको कॉल आया, मैं उसका KYC निकलवाता हूँ। ठीक है, वो KYC उड़ीसा के किसी किसान के नाम पर होगा, उसके नाम पर है ही नहीं, उसको पता ही नहीं किसान को कि उस मेरे नाम पे सिम चल रहा है। फिर मैं उसके बैंक अकाउंट का KYC निकलवाऊंगा, वो कलकत्ता के किसी सब्जी वाले के नाम पर होगा, वो भी उसका नहीं है, वो तो इसको ऑपरेट कर रहा है। फिर मैं फ़ोन देखूंगा कि IMEI ये फ़ोन में कोई पुराना सिम यूज़ हुआ हो, ये फ़ोन किसका रहा है, इसकी हिस्ट्री क्या है, वो IMEI रन कराया मैं, तो फ़ोन गफ्फार मार्केट से लिया गया, चोरी का फ़ोन। अब मेरे पास और क्या है, और पैसा जो आपने अकाउंट में डाला है वो चाइना जा चुका है, क्योंकि जैसे ही आप उसके अकाउंट में पैसा डालते हैं 1, 2 या 3 घंटे के अंदर वो पैसा देश के बाहर निकल जाता है। आपके पास विंडो बहुत कम होती है। सबसे पहले उस अकाउंट से उसके पास 4-5 अकाउंट और हैं प्री एक्टिवेटेड, वो उसमें पैसा डालता है तोड़ के, फिर उनसे या तो अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड खरीदेगा, या गेमिंग करेंसी खरीदेगा, PUBG की करेंसी, या ये रोबक्स करेंसी, और या फिर क्रिप्टो करेंसी, और उसको बाहर मूव कर देगा। एक बार वो क्रिप्टो करेंसी या गेमिंग करेंसी में बदला, फिर आप कैसे रोक लोगे उसको? क्योंकि जो उसका बेनिफिशियरी है वो तो UK बैठा है, नाइजीरिया बैठा है, रोमानिया बैठा है, उसको पकड़ने तो ना जाओगे आप। अपना टोकन वहाँ भेज दिया, वहाँ उसने यूज़ कर लिया, आपका पूरा पैसा गया, और हम उसको पकड़ भी नहीं सकते। अब मेरे पास में ऐसा क्या है जिससे मैं उस बंदे तक पहुँचूँ? तो उसने सोचा, उसने कहा लोकेशन। मैंने कहा वेरी गुड, लोकेशन से हम पहुँच सकते हैं। तो जब मैं उसकी लोकेशन निकलवाता हूँ तो पता पड़ता है वो मेवात में 150 किलोमीटर दूर जाके खेत में बैठ के कॉल कर रहा था। अब बोले ठीक है, कहाँ कर रहा था? वो हर दिन वहाँ थोड़ा ना बैठेगा, वो अगले दिन कहीं और जाएगा। तो आप देखोगे सारे बॉर्डर एरियाज़ पे होते हैं, एक दिन राजस्थान में होंगे, दूसरे दिन हरियाणा में होंगे, तीसरे दिन UP आ जाएंगे, चौथे दिन दिल्ली आ जाएंगे, ऐसे घूमते रहेंगे 4 स्टेट में। तो आपके पास अपने स्टेट का केस आया हुआ है, यूपी पुलिस तो यूपी के जी, हमारे यहाँ जो ये लॉ एंड ऑर्डर इज एन स्टेट अफेयर, ये कोई सेंट्रल तो उसको इन्वेस्टिगेट कर नहीं सकता, तो उस स्टेट की पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। अब वो स्टेट की पुलिस जब दूसरे स्टेट में जाएगी भी, और जब तक वो पहुँचेगी वहाँ, पहले तो केस आपने 1 दिन बाद दिया होगा, उसको 2-3 दिन और लग जाएंगे, फिर वहाँ के लोकल अप्रूवल लिए जाएंगे, तब तक वो बैठा थोड़ा रहेगा वहाँ पर। जो आपके पास एकमात्र चीज़ थी लोकेशन, वो भी परमानेंट नहीं है। अब फिर बोले पकड़ते कैसे हो आप? मतलब वो एक्सेप्ट करेगा कि आप नहीं पकड़ सकते। नहीं, हम पकड़ सकते हैं, पकड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस हफ्ते कितने केस आए जो उस एरिया से 20, 22, 25, एक पैटर्न मिल जाता है जो आपने बात की। जैसे मैं देखता हूँ कि एक पैटर्न है, तो मुझे दिखता है कि ये बंदा पहले यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, मतलब ये पैटर्न है। अब यदि यहाँ है तो अब आगे कहाँ जाएगा? तो पहले तो मैं तीनों जगह ह्यूमन सर्वेलेंस डालूंगा, लोगों को बताना शुरू करूँगा यहाँ हो रहा है, लोकल लोग ही हेल्प करते हैं, फिर मुझे आइडिया लग जाएगा कि अब ये लोग कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, और फिर वहाँ जाके रेड डाली जाएगी। हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। जब हम उसको अरेस्ट करेंगे तो उस समय उनके पास जो सिम कार्ड मिलेंगे वो वाले नहीं होते जिनसे वो आपको कॉल करके लूटे। उस समय जो उनके पास बैंक अकाउंट होते हैं वो वाले होते ही नहीं जिस पर उन्होंने पैसा डलवाया था, ना वो फ़ोन होते हैं। तो मैं लिंक कैसे करूं कि जो केस आपने रजिस्टर कराया वो बंदा यही है, तो वो कोर्ट से छूट जाता है। मतलब पूरी एफर्ट लगा के मैं उसको अरेस्ट भी कर लूं, तब भी मेरे पास क्लियर एविडेंस नहीं है कि ये वही बंदा है। ये सबसे बड़ा चैलेंज। तो नेक्सस तो ये पूरा है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जिसमें बहुत कम उम्र के बच्चे भी इन्वॉल्व रहे हैं, और अच्छों को उन्होंने बिल्कुल घुमा दिया है। ये कैसे? देखिए, बच्चों को हम बच्चा ना समझें। आप ट्विटर जब अक्वायर हुआ उसके बाद हैक हो गया वो। FBI started the investigation and they arrested 3 kids. 17 years old Nema Fazeli from Orlando, 19 years old Graham Ivan Clark from Florida, and a 21 years old guy. 17 साल का जो लड़का था वो हैकर था, उसने ट्विटर हैक किया था। तो ऐसा तो है नहीं कि ट्विटर के पास एंटीवायरस नहीं था, और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम नहीं था, या इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम नहीं था, या फायरवॉल नहीं था, गेटवे नहीं था, राउटर्स नहीं थे, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं थे, या DLP नहीं था, या सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर नहीं था। यू नेम इट एंड दे हैड एवरीथिंग। इनफैक्ट बाकी लोगों से ज़्यादा ही सिक्योरिटी थी। तो फिर एक 17 साल का लड़का उसको क्यों हैक करता है? और ये अकेला पहला केस ऐसा नहीं है। आप गूगल कीजिए टॉप 10 हैकर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको केविन बिटनिक से लेकर जोनाथन 10 नाम मिल जाएंगे
केविन मिटनिक वाज द गाय हु हैक्ड मोस्ट ऑफ द बैंक्स इन यूएस, और जोनाथन वाज द गाय हु हैक्ड रिसर्च एजेंसीज इन यूएस, नासा एंड ऑल। फिर आप देखना इन्होंने जब हैक किया तब इनकी एज क्या थी, 15-16 साल। तो ये पैटर्न तो हमेशा से रहा है। हमने सिक्योरिटी को सही तरीके से समझा ही नहीं कभी। लेकिन कैसे एक 15-16 साल का लड़का हैकर बन जाता है? वही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें क्या लगता है कि एक पीएचडी, एक एमआईटीएन, एक आईआईटीएन से मैं कहता हूं कि यार इस घर को सिक्योर कर दो, तो वो कैसे सोचेगा? उसने जो पढ़ा है वो वहां से सोचना शुरू करता है, ठीक है? वो सिक्योरिटी को एज ए नेचुरल प्रॉब्लम लेते ही नहीं है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम ले लेता है उसको। मैं बताता हूँ क्यों ऐसे। मैंने कहा साहब इस घर को सेव करो। हाँ सर हो जाएगा, बजट इतना है। ओके सर, क्या करोगे? सर मैं बायोमेट्रिक डोर लॉकिंग लगा देता हूँ। वेरी गुड, बिना फिंगरप्रिंट के घुसेगा नहीं। यार और सिक्योर करो यार। ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं सर बाहर सीसीटीवी लगा देता हूँ, कोई आएगा ना तो आपको रियल टाइम अलर्ट आएगा। और सिक्योर करो यार। एक काम करता हूँ सर ना, आपकी छत के ऊपर ना मैं RF सेंसर्स लगा देता हूँ, तो चिड़िया भी आएगी ना तो भी आप सायरन बजेगा। सर कुछ कैसे होगा? मतलब ऐसे नहीं रोबोट या ड्रोन के थ्रू भी कोई आ जाए। और सिक्योर करो। आप क्या कर रहे हो? आप वो कर क्या रहा है? वो बेसिकली किताब में लिखी हुई चीज़ें इंप्लीमेंट किए जा रहा है। उसको नहीं पता कि आप सिक्योर करना क्या चाहते हो, क्योंकि आप बताते नहीं हो ना। कि हर चीज़ जो क्रिमिनल होता है ना, वो जो चुराना चाहता है ना उसके हिसाब से अटैक वेक्टर तैयार करता है। और वो चीज़ है कहाँ? क्रिमिनल को नहीं पता होता कि यहाँ बायोमेट्रिक लगा है या सीसीटीवी लगा है या RF सेंसर लगा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। उस 17 साल के बच्चे को इस चीज़ों से मतलब ही नहीं, उसे पढ़ा ही नहीं, तो वो सोच ही नहीं पा रहा वैसी चीज़ें। वो तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट करेगा कि आप खुद उस घर में जाओगे, अपने बायोमेट्रिक से खुद ही एंटर करोगे और अपना सीसीटीवी बंद करोगे। वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट मैं कर दूंगा क्रिएट कि आप खुद करोगे, फिर अपना पैसा निकालोगे, फिर आके उसको दे दोगे और फिर पुलिस थाने में जाके चिल्लाओगे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। ही विल क्रिएट दैट सिचुएशन। इसका मतलब है कि ही वॉज ऑलवेज टारगेटिंग योर माइंड। हमारे ब्रेन की बहुत बड़ी कमजोरी है। आपने ChatGPT यूज़ किया, AI यूज़ किया? हाँ बिल्कुल किया। उसमें कोई कमजोरी लगी आपको? अभी नोटिस किया? कुछ नोटिस तो नहीं किया। नहीं किया ना। आप करेंगे तो और यूज़ करना शुरू करेंगे, जितना हम फिर समझ में आ जाएगा। हमारा ब्रेन ChatGPT से अलग नहीं है। वी आर ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा दैट हैज़ बीन फेड टू अस सिंस आवर बर्थ। बचपन से लेकर आज तक जो डेटा हम कंज्यूम करते रहे ना, हम उसका प्रोडक्ट हैं। जैसे AI है, AI को हम डेटा दे जाते हैं, उसकी न्यूरॉन ट्रेन हो जाते हैं और वो इंटेलेक्ट हो जाता है। आपने 2 किताबें मेरे से ज़्यादा पढ़ ली किसी सब्जेक्ट में तो आप उसमें एक्सपर्ट हो गए। हिस्ट्री पढ़ लिया आपने, या मैंने ज्योग्राफी पढ़ी तो मैं उस डोमेन में एक्सपर्ट हो गया। सो बेसिकली इट्स ऑल डेटा। जिसने वो डेटा कंज्यूम किया उसका इंटेलेक्ट वहाँ बन गया, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। अब उस ट्रेनिंग प्रोसेस में एक प्रॉब्लम है जो AI के केस में आप ऑब्जर्व करोगे और वैसे ही अपने ब्रेन में भी देखोगे कि हमारा ब्रेन में भी वही सारी कमियां हैं। हम सब डेटा ही जी रहे हैं और क्रिमिनल को पता है कि बंदा डेटा जी रहा है। वो डेटा के थ्रू ही आपको कंट्रोल करेगा। जो आप 24 घंटे में से जो हम 15 घंटे फ़ोन को दे रहे हैं या 16 घंटे दे रहे हैं, मेरे ख्याल से सोने के अलावा हम तो फ़ोन पे ही लगे रहते हैं। सोते सोते भी नींद खुलती है तो फ़ोन पे ही नजर जाती है। तो हमने डेटा कंजम्पशन बढ़ा दिया है और हमें नहीं पता कि वो डेटा सेन है, इनसेन है, बायस्ड है, अनबायस्ड है, एथिकल है, अनएथिकल है, पर हम उसको कंज्यूम किए जा रहे हैं। सो इवेंचुअली वी आर ट्रेनिंग अवर ब्रेन विद दोज डेटा पॉइंट्स। तो ये जो डेटा की लड़ाई है, मैं अभी यहाँ से कनेक्ट करूँगा आपको, बट द पॉइंट इज दिस कि यदि मेरा जन्म झांसी के बजाय रोमानिया हो जाता तो आज में कुछ और होता। कोई दूसरा खाना खा रहा होता, कोई दूसरे कपड़े पहन रहा होता, कोई दूसरा भाषा बोल रहा होता और जिंदगी भर बोलता है कि आई एम ए प्राउड रोमानियन। और 50 साल के बाद कोई मुझे बोलता है भाई साहब आप तो बुंदेलखंड में पैदा हुए थे। तो मैं कंफ्यूज हो जाता कि यार मैं हूँ कौन, मैं असल कौन? मैं तो यार अभी तो यही सोच रहा था, क्योंकि आप तो डेटा जिए जा रहे हो। करेक्ट। तो जब भगवत गीता में कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि आप मुझे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग पढ़ा रहे हो, पहले मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ। तो कृष्ण कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम अर्जुन हो? तुम अर्जुन नहीं हो, तुम अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हो। तुम तो अर्जुन के पहले भी थे, तुम तो अर्जुन के बाद भी हो। अभी तुम अर्जुन इसलिए हो क्योंकि तुम्हें बचपन से लेकर आज तक जो डेटा पॉइंट्स मिले हैं उसको तुम एक्ट कर रहे हो, उसका तुम रोल प्ले कर रहे हो। तुम्हारी जगह कोई भी होता और उसको वही डेटा पॉइंट्स मिलते तो वो वैसे ही हो जाता। तो हम फालतू का गर्व किए जा रहे हैं कि मैं अमित दुबे हूं। अरे भाई आई एम जस्ट लिविंग दोज डेटा पॉइंट्स। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो मेरे बायस, अनबायस, एथिक्स, अनएथिक्स सब चीज वही है। हर किसी की संगी चैलेंज है और हम उसको अपना मान लेते हैं। इस वजह से सारे झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, या जो भी चैलेंजेस हैं या गलतियाँ भी जो हम कर रहे हैं, ईगोज जिसको हम बोलते हैं, तो फिर वो प्रोसेस भी बताते हैं कि यदि आपको पहचानना है कि आप हो कौन, तो देयर इज अ साइंटिफिक वे ऑफ दृग दृष्टि विवेका
कभी आप मांडू के उपनिषद पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा कि कैसे आप पहचान सकते हो कि आप हो कौन। वो आप हो ही नहीं, आप फिर अपने आप को एज ए विटनेस देखना शुरू कर दोगे कि अच्छा ये ऐसे रोल प्ले कर रहा है, एंड देन इट बिकम्स वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। हाँ, यदि आप वैसा कर गए तो आपके संग कोई क्राइम हो ही नहीं सकता। डिटैचमेंट इज द की, बिकॉज वी लर्न अटैचमेंट सिंस बिगिनिंग। बचपन से लेकर आज तक हमें अटैचमेंट सिखाया जाता है कि ये मेरा है, ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे गुरु हैं, मेरी किताबें हैं, मेरी कार है, मेरा घर है। कभी हमें डिटैचमेंट नहीं सिखाया गया, तो हम क्या होता है हर चीज़ को अटैच करने लगते हैं और उससे इन्फ्लुएंस होना शुरू होता है। वीडियो देखा, तुरंत इमोशंस आ गए हमारे अंदर। एक पल को भी ये नहीं आया कि यार ये झूठ भी तो हो सकता है, करेक्ट, या ये जानबूझ के मुझे दिखाया जा रहा है, या मुझे कंट्रोल कर, ये कभी थॉट आया आपको कि यार कंट्रोल करने के दिखाया जाता? क्योंकि हमने अटैचमेंट ही सीखा, हमने कभी विटनेस की तरह उसको ट्रीट ही नहीं किया। द मोमेंट आई कीप माई सेल्फ अलूफ, मैं उसको अच्छा ये किस लिए इसको दिखाया जा रहा है, देन आई विल स्टार्ट एनालाइजिंग इट दैट वे। लेकिन आपका माइंड उस तरह से कंडीशन होगा तब आप ऐसा करेंगे। क्योंकि हमने कभी कंडीशन किया ही नहीं ना, हमने हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी उस तरह से चीज़ें बताई नहीं गई, और इस वजह से वो फ्लॉ है। और ये हमारे नहीं, दुनिया भर में, दुनिया भर में सारे चैलेंजेस इसी वजह से। आप गौर से देखोगे तो हर आदमी डेटा पॉइंट की वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट किया बैठा है। जैसे वो सोचेगा यार ये मैं हूँ ही नहीं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व, खेल ही खत्म हो गया वहाँ। तुम सिर्फ जिस जीवन में बहुत इंटरेस्टिंग है ये आप जो बता रहे हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो जिस तरह से वी आर ऑल अबाउट डेटा ओनली। हम कहते हैं कि आज टेक्नोलॉजी आई है, आज डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, आज हम डेटा में जी रहे हैं, बट एक्चुअली हम डेटा में ही जीते आए हैं शुरू से, अनादिकाल से। एग्जैक्टली। तो ओशो भी यही कहते थे। ओशो ने कहा कि हम सुबह से लेकर शाम तक टीवी पर जब लक्स साबुन का हेड देखते हैं ना, तो दुकान पर जाकर लक्स साबुन मांगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन को ट्रेन कर दिया गया। यही होता है। वही चीज़ फेसबुक ने करना शुरू कर दिया, वही इंस्टाग्राम ने शुरू कर दिया। अरे वो तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। अब जो ठग होते थे, घर में आते थे, सोना डबल कर देंगे और ये पैसा डबल कर देंगे, और आप ट्रस्ट करते थे ना, अब वो ठग कहीं और बैठा हुआ है। 5 ही कमजोरियां हैं इंसान की जो एक्सप्लॉइट होंगी: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। यही कहीं है भगवत गीता में 5 कमजोरियां हैं जिसकी वजह से सारे आपके दुख क्रिएट होंगे। ये तो काम या क्रोध है, या लोभ है, या मोह है, या अहंकार है। इसमें कहीं भय है? नोटिस किया आपने? इसमें भय है ही नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब 5 बोले थे तो एक और बोल देते कि भय भी है। क्या प्रॉब्लम थी? जानबूझ के नहीं बोला गया। अब इसके अगला वाला श्लोक देखेंगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा। वो आगे बोलते हैं भगवान कृष्ण कि सारे भय का कारण मोह है, अटैचमेंट। आप डरते ही इसलिए हो क्योंकि आप किसी चीज से अटैच्ड हो। जिस दिन ये डिटैचमेंट आ गया, आप डरना छोड़ दोगे। गौतम बुद्ध ने भी तो यही कहा था। एग्जैक्टली। तो मैं कह रहा हूं कि आप, मेरी पोजीशन, मेरा पैसा, मेरी जो भी चीजें, आपके रिलेशंस, बिकॉज यू आर अटैच्ड, तो उनके खोने के डर से। तो ये डिस्टर्बेंस हुआ क्या? क्योंकि आप डर इतने आसानी से जाते हो, क्योंकि आप अटैच्ड इतना ज्यादा हो। आप अपने पोजेशन से अटैच्ड हैं, आप अपनी लाइफ से अटैच्ड हैं, पैसे से अटैच्ड हैं। तो आप एक पल को भी विलग होकर नहीं देखते कि यार, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि अजीता जी आपकी जो पोजीशन है, एक चुटकी बजाऊंगा और मैं छीन लूंगा, और ठीक है यार। द मोमेंट यू स्टार्ट रिएक्टिंग लाइक दिस, फिर तो आपका कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। मैंने आपसे वो पावर ही ले ली ना, खत्म कर दी ना। मैं आपको कंट्रोल ही नहीं कर सकता। कंट्रोल तो तब करूंगा ना जब मैं आपका डेटा बदल के आपको मैनिपुलेट कर सकूं। आप मैनिपुलेशन से बाहर आ गए, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। आई गिव इट अ ये रियल फ्रीडम है। जो रियल फ्रीडम है वो ये है कि मैं किसी चीज से इन्फ्लुएंस होना बंद कर दूं। आई विल एंजॉय। तो यदि मैं लोगों से बोलता हूं, लोग कहते हैं सर तो क्या करें, ये यूज करना बंद करते हैं, वो यूज करना बंद करते हैं। ना, यूज करना बंद नहीं करना, सब यूज करना है, पर ये जानते यूज करना है कि उन सबको तुम्हारे बारे में सब पता है। फिर देखो कुछ नहीं गड़बड़ होगी। फॉर एग्जाम्पल, डोमिनोज का डेटा लीक हुआ, आपको अगले दिन कॉल आ जाता है कि अजीता जी, ये वो 23 तारीख को आपने ये वाला पिज़्ज़ा खाया था ना, हाँ, ये इस घर पे यहाँ डिलीवर हुआ था, हाँ, ये एक्स्ट्रा चीज़, टॉपिंग्स, ब्ला 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 जो था, और उसमें आपने ये कोक भी मंगाई थी, जो भी है, और ये आपका बिल आया था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, आपकी तो लॉटरी लग गई। अच्छा, हाँ 5 करोड़ की, क्या बात कर रहे हो? और क्या, आप एक काम कीजिए, मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ, आप इंस्टॉल कीजिए और आप क्लेम कर लीजिए। आपने भरोसा क्यों किया? क्योंकि आपका इतना पर्सनल डेटा उसने बताया, जो आपको सपने में भी अंदाजा नहीं था कि किसी और को पता हो सकता है। पर यदि आपको पता है कि ये डेटा लीक हो गया है, तो फिर आपको बेवकूफ़ बना सकता है? नहीं बना सकता। यदि मैंने आपको बता दिया कि फेसबुक ये डेटा लेता है, अब आपको पता है, अब उसका मिसयूज नहीं हो सकता। अब पता है लोकेशन, तो ठीक है। यदि मैं वैसे आपको बोल देता ना कि आप परसों वहां थे और उस होटल में, तो 2 मिनट को आप डर जाएंगे, लेकिन अब नहीं डरेंगे। ठीक है यार, सबको जब 75 एप्लीकेशन को पता है तो एक और को पता हो जाएगा, उसमें मुझे क्या फर्क पड़ता है। और फिर आप अपने डिसीजन को
उसको अलग करके लेना शुरू कर देंगे, वरना आपके डिसीजन उस डर की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब आप उस चीज़ को साइडलाइन कर देंगे, अब मैं निर्णय लेता हूँ कि मुझे क्या करना है, आई एम नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस विद दिस इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, कि यार ये इन्फॉर्मेशन आई इसलिए मैं इन्फ्लुएंस हो जाऊँ। ये बहुत बहुत बेसिक आर्ट है जो हमारी ज़िंदगी से मिसिंग। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि एआई, अब आजकल बस एआई उसी में हम हर रोज़ इतने एडवांसमेंट देख रहे हैं, नए नए चैलेंजेस भी देख रहे हैं। एआई को क्या आप बड़ा खतरा मानते हैं? मानते हैं तो कितना बड़ा खतरा मानते हैं? ऑलरेडी खतरा है, और ये मैंने नहीं तो इलॉन मस्क ने भी, जब 1400 लोगों ने लेटर लिखा, ओपन लेटर, आज से 3 साल पहले ही, जो एआई कम्युनिटी है उसको उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा। उनका कि इस पर रिसर्च रोक दीजिए क्योंकि हमारे हाथ से बाहर जा रहा है। तो एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का मतलब है कि जब हम इवॉल्व कर रहे होते हैं ना, मूड्स लॉ है हमारे साइंटिफिक एवोल्यूशन को मूड्स लॉ के थ्रू समझते हैं। व्हाट इज़ मूड्स लॉ? अब आप यदि याद करें तो जब मैंने कंप्यूटर यूज़ करना शुरू किया 94-95 में, तब जो कंप्यूटर होता थे उसकी प्रोसेसिंग स्पीड होती थी 266 मेगाहर्ट्ज़, 266 मेगाहर्ट्ज़। उसके बाद आई 366 मेगाहर्ट्ज़, फिर 466 मेगाहर्ट्ज़, फिर पेंटियम 1, P1, P2, P3, P4 आ गए कंप्यूटर्स। फिर गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर आ गया, फिर डुअल कोर आ गया, क्वाड कोर आ गया, ऑक्टा कोर आ गया, ऐसे आ रहे। जब वो 166 मेगाहर्ट्ज़ से 266 मेगाहर्ट्ज़ के कंप्यूटर आए तो जो चेंजेस होंगे ना बड़े लीनियर होंगे, ऐसा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा था। लोग ये भी यूज़ कर रहे थे, ये भी यूज़ कर रहे थे, ठीक है। फिर 266 से 366 आए तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर चेंज हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पर जब आप 8 कोर से 16 कोर पर जाते हो ना तो ड्रास्टिक चेंज होता है। जब आप 16 कोर से 32 कोर पर जाते हो तो और ड्रास्टिक चेंज होता है, और जब 32 कोर से सीधे 64 कोर पर जाओगे तो और ड्रास्टिक चेंज, मतलब जो पावर है कंप्यूटिंग की वो ऐसे बढ़ना शुरू होती है। तो अभी तक जो एक्सपीरियंस था वो आपका लीनियर था, नाउ इट हैज़ बिकम एक्सपोनेंशियल। अब वो हम आज टच कर गए। तो मूड्स कहता है कि जहाँ वो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा उसके बाद इवोल्यूशन इतना फास्ट होगा कि आप जल्दी से एक ऐसी जगह पहुँच जाएंगे जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बिकम मोर इंटेलिजेंट देन कलेक्टिव ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑन अर्थ। मतलब दुनिया में जितने लोग हैं उन सबका इंटेलिजेंस जोड़ लो, उसके बावजूद उससे भी ज़्यादा एक कंप्यूटर का इंटेलिजेंस होगा, और इस चीज़ को बोलते हैं हम सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी कि हमने सिंगुलैरिटी अचीव कर ली। तो मतलब क्या, जैसे हम हॉलीवुड की फिल्मों में देखते आए हैं कि जिसने टेक्नोलॉजी बनाई एक समय के बाद वो उसी के कंट्रोल से बाहर होगी, तो हम भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहे हैं। अब होगी, कितना खतरनाक होगा वो डिबेटेबल हो सकता है, बट वी आर गोइंग टू टच सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी की उन्होंने एक डेट दी, उन्होंने कहा कि साहब सिंगुलैरिटी हम जो अभी चल रहा है पैटर्न, इसके हिसाब से हम अगस्त 2045 में टच कर लेंगे। फिर क्या हुआ कि 2021 में जब ये AI प्रोलिफरेशन शुरू हो गया और फिर ChatGPT और ये सब ने, क्योंकि उससे पहले तक AI हम एनालिटिक्स सोचते थे कि यार बहुत सारा डेटा है उसको एनालाइज कर रहे हैं तो AI यूज़ कर लो, जनरेटिव नहीं था। मतलब हमेशा डिबेट होती थी कि ना AI चीज़ें थोड़ी ना क्रिएट कर देगा, कहानी थोड़ी ना लिख देगा, म्यूजिक थोड़ी ना क्रिएट कर लेगा, तो जो आर्टिस्टिक जॉब है वो थोड़ा जाएंगे AI से, एक्टिंग थोड़ी ना कर लेगा। अब सब कर रहे हैं, AI गाने भी लिख रहा है, AI म्यूजिक भी दे रहा है, AI आर्टिकल भी लिख रहा है, AI एक्टिंग भी कर रहा है, AI एंकर्स को भी रिप्लेस कर दिया, सब कर रहा है। तो अब हो गया जनरेटिव AI। जब ये जनरेटिव AI आया, जेन AI, तो ये सारे मिथ टूटने खत्म शुरू हुए। और फिर इलॉन मस्क ने लिखना, ओपन लेटर लिखा कि देख लो एक बार दोबारा कैलकुलेट करो, सिंगुलैरिटी तो नहीं आ रही है। तो एक यूनिवर्सिटी है सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी US में, उसने रिकैलकुलेट किया, तो इनका कि हम अब सिंगुलैरिटी 2030 में टच करने वाले हैं। 2030 में, और 5 साल के बाद। 5 साल के बाद। और इसलिए सारा ओपन लेटर का वो हुआ क्योंकि हम तैयार नहीं है उसके लिए, वी आर नॉट रेडी कि कल के दिन वो आ गई तो उसके बाद, क्योंकि अब डिबेट सिर्फ 2 चीज़ों को लेकर होती है कि इंटेलिजेंट तो हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, पर क्या वो सेल्फ कॉन्शियस होगा या नहीं होगा, इस पर डाउट है। क्योंकि इंटेलिजेंस इज़ नॉट एवरीथिंग। देखो दुनिया में लोग लेस इंटेलिजेंट भी होते हैं लेकिन वो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। सो इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियसनेस इज 2 डिफरेंट थिंग्स। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हो बिकॉज डेटा पॉइंट्स, बट आप कॉन्शियस हो या नहीं हो ये बात अलग है। तो कुछ लोग मानते हैं, इसमें भी 2 धड़े हैं साइंटिस्ट के, एक कहते हैं कि नहीं हो सकता है कि वो सेल्फ कॉन्शियस भी हो जाए, कुछ कहते हैं नहीं वो कभी नहीं होगा। सो दिस इज समथिंग विच इज़ डिबेटेबल, बट सिंगुलैरिटी तो हम टच करेंगे। और वो डेफिनेटली होता क्या है कि कोई भी इन्वेंशन जो होती है उसका जो पहला यूज़र होता है वो क्रिमिनल होता है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी बनी थी तो पहले टॉर्चर रूम में उसको यूज़ कर लिया उन्होंने कि देखो मर भी सकता है इससे तो आदमी, हाँ तो इधर यूज़ कर लेता है। बम बना तो पहले उसको जो उसके डिस्ट्रक्टिव यूज़ ज़्यादा हुए, हाँ, उसका पॉजिटिव बाद में होते हैं लेकिन जल्दी से। जैसे अब ChatGPT आया
तो एक हफ्ते पहले डार्क वेब पे वॉर्म जीपीटी था और फ्रॉड जीपीटी था, तो फ्रॉड जीपीटी थोड़े दिन बाद आ गया। तो ऐसा तो है नहीं कि सारे क्रिमिनल्स वेट कर रहे थे कि जब चैट जीपीटी आ जाएगा उसके बाद हम भी रिसर्च करके अपने लिए फ्रॉड जीपीटी बना लेंगे। वो चैट जीपीटी के पहले ही रिसर्च करना शुरू कर चुके थे कि हम भी बनाएंगे, एंड दैट्स वाई उनका टाइमिंग सेम था। और अब तो इतने AI आ चुके हैं कि आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 60-70% लगता है कि क्रिमिनल यूज़ के लिए। डीप सीक की भी बहुत चर्चा हो रही है। डीप सीक की भी बहुत चर्चा हो रही है। मैं इस चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ कि जो हम सिंगुलैरिटी की बात कर रहे हैं उसका भी नेगेटिव यूज़ पहले होगा। यदि कोई ऐसी चीज़ बन गई जो हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो इंसान पॉजिटिव यूज़ के बारे में कम सोचता है, नेगेटिव यूज़ के बारे में ज़्यादा सोचता है। मैं आपको एक पावर दूं अभी कि अजीता जी अगले मोमेंट आप गायब हो गए, कोई नहीं देख रहा आपको, एक पावर आ गई आपको, तो आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आएगा? आपके दिमाग में पहला थॉट आएगा कि मैं घर जाती हूँ, मेरे घर में जो पैसे पड़े हुए इकट्ठा करती हूँ और लोगों में बांट देती हूँ। ऐसा कोई थॉट आएगा? सोशल सर्विस का कोई थॉट आएगा ही नहीं आएगा। जैसे मैं कहता हूँ गायब हो गई तो आप कहोगे वाकई गायब हो गई, मैं आर यू श्योर? तो मैं जरा बगल वाले को झापड़ मार के देखती हूँ कि ये मुझे देख पा रहा है कि नहीं। हमारा ब्रेन ऐसे ही है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ जब हम कहते हैं कि चैट जीपीटी ही हमारा ब्रेन है और हम ऐसा कर रहे हैं तो चैट जीपीटी वैसा नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? नहीं तो सिंगुलैरिटी को रोका नहीं जा सकता है क्या? बिल्कुल डिले किया जा सकता, रोकना तो इम्पॉसिबल है किसी भी चीज़ को, क्योंकि ये तो वर्ल्ड है तो अपनी गति से चलेगा। तो मतलब अभी ही हाथ से निकल गया है सब कुछ? नहीं, मैं तो इनफैक्ट ये कहता हूँ कि हो सकता है अचीव हो चुका हूँ। कई बार चीज़ें हमें लेट पता पड़ती हैं। कुछ क्रिमिनल वर्ल्ड में जो इन्वेस्टिगेशंस या कुछ रिसर्च चल रही होती हैं जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं होता, जब हमें उसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं तब हम बात करते हैं कि हाँ यार ये कुछ तो हुआ है, कुछ तो हो रहा है, लेकिन कोई तो है जो हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके पीछे और हो सकता है उससे पहले भी अचीव कर ले। डीप सीक के बारे में बात करते हैं। डीप सीक क्या है और कैसे इसने चैट जीपीटी को पछाड़ दिया? तो देखिए ये मोनोपोली की लड़ाई है। जब चैट जीपीटी आया और एनवीडिया बीइंग द लीडर, तो होता क्या है जब आपको AI मॉडल ट्रेन करने हो तो या तो आप जो हमारे ट्रेडिशनल GPU सिस्टम्स उन पे करें या स्पेशल प्रोसेसर्स बनाए जाते हैं जिसके थ्रू ये ट्रेनिंग आसान हो जाती है, फास्ट हो जाती है, वो एनवीडिया बनाता है। तो एक ही कंपनी है जो लीडर थी, तो एनवीडिया का स्टॉक बढ़ने लगा। उनको लगा कि अब बहुत सारे लोग AI में घुसेंगे और उनको अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन करने होंगे तो एनवीडिया के चिपसेट की ज़रूरत पड़ेगी, और इसलिए एनवीडिया का स्टॉक बढ़ते बढ़ते वो दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी बन गई। फिर OpenAI जैसे लोग थे जिन्होंने ये जेनएआई का कॉन्सेप्ट लेके आए और लार्ज लैंग्वेज मॉडल की रेस बन गई। फिर हर कंट्री ने अपने अपने हिसाब से अपने सॉवरेन LLM बनाने शुरू कर दिए। सॉवरेन LLM का मतलब है कि उसका कंट्रोल मेरे पास रहेगा, आई विल क्रिएट इट फ्रॉम ग्राउंड, स्क्रैच से पूरा बनाऊंगा। एक तो तरीका ये है कि किसी ने बना दिया एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मैं उसको यूज़ करूँ और उसको अपने हिसाब से फाइन ट्यून करके यूज़ कर लूँ। मतलब एक इंटेलेक्ट है उसको यूज़ कर लूँ और उसको अपने हिसाब से इन्हांस कर लूँ, फाइन ट्यून कर लूँ कि मुझे इसके लिए ना एक मुझे डॉक्टर चाहिए या मुझे लॉयर बनाना है, तो उस लॉयर का डेटा दे दिया उसको तो लॉयर के हिसाब से एक्सपर्ट हो गया, या उसको डॉक्टर का डेटा दे दिया तो डॉक्टर के हिसाब से एक्सपर्ट हो गया। दूसरा क्या होता है कि आप उसको ग्राउंड से स्क्रैच से बनाएं। हम क्यों दूसरे का नहीं यूज़ करना चाहते? क्योंकि जिसने वो बनाया है उसमें हो सकता है कुछ बायसेस हों, उसमें डेटा सैनिटी ठीक ना हो। जैसे कि जब चैट जीपीटी आया तो आपने ध्यान होगा कि कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो गड़बड़ कर रहा था। किसी ने बम बनाने का आइडिया पूछा, उसने बता दिया। किसी ने कहा कि भगवान राम पे जोक सुना, उसने सुना दिया। तो लोगों को लगा यार ये तो गड़बड़। फिर उसमें गार्ड रेल लगानी शुरू की और उसको ठीक किया गया। अब उसका जो बेस है वो तो वैसे ही ट्रेंड है, आपने गार्ड रेल लगा दिया है, चेक एंड बैलेंसेस हैं, लेकिन जो बेस है उसका वैसे ही है। इट वॉज ट्रेंड विद दो सॉर्ट ऑफ डेटा पॉइंट्स। तो मोस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट जो उसको दिए गए वो थे जो इंग्लिश में थे और बायस्ड थे थोड़े से। अब हर देश अपना सॉवरेन LLM बनाना चाह रहा है जो उनके डेटा पॉइंट के हिसाब से। ये एक अलग रेस चल रही थी, पर चूंकि US की इकॉनमी या ग्लोबल इकॉनमी AI पर इतना डिपेंडेंट हो गई कि चाइना बहुत पीछे छूट गया, क्योंकि चाइना सर्वाइव कर रहा था मैन्युफैक्चरिंग की वजह से। अब मैन्युफैक्चरिंग की रेस ही नहीं थी, अब सारा सॉफ्टवेयर वाला गेम चल रहा है। AI बिल्ड हो जाएगा, वही सब कर देगा, मैं क्यों हार्डवेयर का रेस थोड़ा सा कम हो गया या मूव हो गया और चाइना से बाहर आना शुरू हो गया। तो ऐसे में डीप सीक का आना, और डीप सीक की 4 चीज़ें हैं जो अलग हैं। पहला कि जब वो सैम ऑल्टमैन इंडिया आया जिसने चैट जीपीटी बनाया, उससे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि इंडिया अपना खुद का LLM बना सकता है? तो उसने कहा नहीं, बहुत खर्चा होता है सर, बहुत महंगा है, ऐसे तो ना कोई भी बना लेगा इस $multi-billion गेम, और हमने ऐसे बनाया, हमारे पास पैसा है इसलिए। तो ऐसे में जो
टेक महिंद्रा के CEO थे, उनको बुरा लगा CP गुरनानी को। उन्होंने उसको एज ए चैलेंज दे लिया। उन्होंने कहा कि यार ये थोड़ा हमें गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, हम बनाएंगे और हमारे पास जितना पैसा हम उतने भी बनाएंगे। तो टेक महिंद्रा ने अपना LLM बनाया, प्रोजेक्ट इंडस करके है, जो मेरे ख्याल से 500,000 में बना दिया, 500K में। मैं ये डेटा पॉइंट इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इनके बारे में लोगों को नहीं पता, पर जब ये डीप सीक आया तो पता पड़ गया। क्योंकि डीप सीक की स्ट्रेंथ ये है कि वो इतने कम पैसे में बना है कि एनवीडिया के शेयर गिर गए। बिल्कुल सबके गिर गए। और जिस रेट पे वो ऑफर कर रहा है, जैसे कि वो 30 गुना कम रेट पे ऑफर कर रहा है। ChatGPT जो पैसा लेता है, मान लो 30 रुपये लेता है जिस चीज़ का, वो 1 रुपया ले रहा है उसका, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, क्योंकि उसने एनवीडिया के चिपसेट यूज़ नहीं किया मॉडल ट्रेन करने के लिए, वो GPU पर ट्रेन हो जाता है, जो जनरल पर्पज प्रोसेसर्स हैं। तो एनवीडिया का स्टॉक, उनका जब जरूरत ही नहीं है एनवीडिया की, तो क्यों इसके शेयर की वैल्यू बढ़ रही है? तो वो हिल गया पूरा मार्केट। क्योंकि एनवीडिया की वैल्यू इस वजह से थी कि AI मॉडल बनेंगे और वो GPU पर ट्रेन नहीं हो सकते हैं, तो हवा में बनाए जा रहे थे पैसा। तो पहला झटका तो वो लगा, करीब $500-600 बिलियन की इकॉनमी ध्वस्त हो गई एक दिन के अंदर। और ऐसा नहीं कि फिर डीप सीक के बाद एक और लॉन्च कर दिया अभी चाइना ने, दूसरा भी आ गया उसके बाद, मैं नाम भूल रहा हूँ। बट डीप सीक इज कॉस्ट इफेक्टिव, चीप, कंज्यूम लेस कार्बन फुटप्रिंट जो है, क्योंकि AI का सबसे बड़ा चैलेंज ये भी था कि ये बिजली बहुत खाता है, प्रोसेसिंग स्पीड जो उसको चाहिए होती, उस वजह से अर्थ पर कार्बन फुटप्रिंट का लोड बहुत हो जाता है। मतलब एक मॉडल को ट्रेन करने में जितनी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, वो एक एवरेज US का बंदा लाइफ टाइम में इलेक्ट्रिसिटी जितनी यूज़ करता है वो होती है। सो इट इज़ लाइक दैट। और US में तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। तो उस कंपैरिजन के हिसाब से देखा जाए तो डीप सीक वॉज वे अहेड। एंड ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें उसने बेटर परफॉर्म करनी भी शुरू कर दी जो ChatGPT से अच्छी थी। तो उस वजह से पूरा इकोनॉमी हिल गई और चाइना को फिर से एक एज मिल गया इसमें कि यार हम भी हैं, ऐसा नहीं गेम से बाहर हम नहीं। और उसके तुरंत बाद उन्होंने एक और LLM अभी लॉन्च किया, मैं आपको बाद में नाम भेज दूंगा, आप प्लीज़ दिखाइएगा। उसकी तो परफॉर्मेंस भी बड़ी गजब है। दूसरा वाला जो आया वो भी अच्छा। हाँ, वो जैसे कि अभी जो चैलेंजेस थे कि हमें लाइसेंस टूल लेना पड़ेंगे यदि हमें फिल्म्स बनानी है या हमें बहुत रियलिस्टिक इमेजेस क्रिएट करनी है। जैसे ChatGPT से आप इमेज क्रिएट करो तो क्रिएट तो कर देता है, बट वो रियलिस्टिक नहीं होती, वो ऐसा लगता है कि हाँ वो क्रिएटेड इमेजेस हैं, ग्राफिक्स है, पर आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओ कि ये नेचुरल इमेज है या AI जनरेटेड है। मतलब मैं बिल्कुल आपको, मैंने कहा कि मुझे एक लैब में एक सीन करना है जिसमें अजीता जी जाएंगी, एक एक्सपेरिमेंट करेंगी और आ जाएंगे, तो वो कर देगा। एंड यू डोंट नीड टू शूट इट। दैट लेवल ऑफ AI ना चाइना हैज़ लॉन्च्ड, कि वो सारी चीज़ें, इमेजेस, वीडियोस, सब ग्राफिक्स, साउंड, म्यूजिक रियलिस्टिक करके दे रहा है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से अभी और झटका लगेगा इकॉनमी को और ये फिर से इक्वल वॉर पे आ जाएंगे चाइना। 2030 की दुनिया कैसी देख रहे हैं आप? देखिए, मैं आपने सिंगुलैरिटी का जिक्र किया, आपने कहा कि सिंगुलैरिटी हम 2030 में अचीव कर लेंगे, तो कैसी होगी? मैं तो कह रहा हूँ शायद क्या उससे होगा? पहले अचीव कर लें। और अच्छी बात ये, मुझे तो अच्छा लगता है कि मेरे रहते हो जाएगी यदि मैं रहता हूँ। लेकिन 4 चैलेंजेस मैं देखता हूँ। हमने जो पिछले 10 ईयर्स लूज़ किए इंडिया ने, वो लूज़ किया बिकॉज हमने कभी डेटा की वैल्यू नहीं की और हम डेटा देते रहे। जितनी एप्लीकेशन है, आप भी, अब कोई भी एप्लीकेशन हम इंस्टॉल कर लेते हैं बिना सोचे समझे कि हमारा क्या डेटा ले रही है। तो आपका कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट लिस्ट, SMS जो समय दिखाया फेसबुक का, ऑलमोस्ट सारी एप्लीकेशन डेटा ले रही है क्योंकि सब हम फ्री ही यूज़ करते हैं। तो हम कुछ भी फ्री यूज़ करेंगे तो हम कुछ तो दे रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता कि जो हम दे रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। तो आप टिकटॉक के ओनर को सर्च करें गूगल पर, वो दुनिया का 26वां रिचेस्ट आदमी है। क्यों? टिकटॉक वैक्सीन बनाता है, टिकटॉक सैटेलाइट बनाता है, टिकटॉक करता क्या है? क्यों उसको 26वां रिचेस्ट आदमी होना चाहिए? टिकटॉक की एक ऐप है और वो फ्री है, फ्री है। और डिस्पाइट ऑफ दैट ही इज 26 रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? आपके डेटा की वजह से। तो जब इंडिया से उसको बैन किया गया, उस समय तो टिकटॉक का इंडिया में मार्केट मेरे ख्याल से 30% था, 30% मार्केट फ्रॉम इंडिया। सोचो यदि उसको बैन नहीं करते तो ये टॉप 5 में होता। WeChat जो एक चाइनीज़ एप्लीकेशन थी, जब वो बैन की गई 2019 में, तो उसकी जो पेरेंट कंपनी है टेंसेंट, उसकी वैल्यूएशन थी $500 बिलियन। पाकिस्तान का GDP कितना है? $250 बिलियन। उसका डबल चाइना की एक ऐप है जो फ्री है, जिसका वो पैसा भी नहीं ले रहा है। ये तो मैंने अभी सिर्फ 2 ऐप का एग्जाम्पल दिया। 150-160 ऐप करीब बैन हुई थी। अब हर एक का आप रिसर्च करोगे तो आपको बड़ा झटका लगेगा, यार ये खेल ही कुछ और है, ये तो इकॉनमी यहाँ से चल रही है। तो सबसे पहले तो हमें डेटा की वैल्यू करनी पड़ेगी। ये वैल्यू हमारे डेटा की है और कुछ नहीं है।
ऐप तो कोई भी बना देगा, टिकटॉक बनाना कोई बड़ा मुश्किल काम है, या व्हाट्सएप जैसी अब 10,000 ऐप तो आपको ही जानते होंगे। लेकिन जिसने डेटा ले लिया उसकी वैल्यू शुरू हो बढ़ती चली गई। पर वो डेटा ले क्यों रहे थे? उनको क्यों आपका पॉलिटिकल बिलीफ चाहिए? उनको क्यों आपका रिलीजियस आइडियोलॉजी चाहिए? क्यों उसकी हेल्थ डेटा चाहिए? क्यों आपकी आवाज़ें सुननी है उनको? क्यों? इसलिए कि आपको कुछ बेचना चाहते हो? बेच तो वैसे भी रहे थे, वो तो टीवी के ज़माने से बिक रहा है, सुबह शाम तो ऐड ही देखते हैं हम। अभी भी ये चलेगा पॉडकास्ट तो ऐड चलेंगे, तो वो तो हो ही रहा है। लेकिन वो हमारा डेटा ले क्यों रहे थे? नॉट ओनली जस्ट टू सेल यू समथिंग, क्योंकि वो आपको कंट्रोल करना चाहते थे। बिकॉज वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा। उनको पता है कि मैं जो दिखाऊंगा ये वही करने वाला है। तो आपके एस्पिरेशंस, आपकी चाहतें, आपके डर, आपकी आकांक्षाएं, आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या कहाँ घूमने जाएंगे, कौन सी फिल्म देखेंगे, क्या खाएंगे, आपका फ्यूचर होगा कैसा, वो मैं डिसाइड करूँगा, क्योंकि मैं आपको वैसे ही डेटा दूंगा। और जब आप 16 घंटे बैठ के मोबाइल देख रहे हो तो मेरे लिए और आसान हो गया। अब आप भाग के कहाँ जाओगे? आज आप गाड़ी खरीदना चाहते हो, गूगल पर सर्च करते हो मुझे कार चाहिए, दुनिया के किसी कोने में कोई बंदा डिसाइड कर लेता है कि इसको ये वाली कार बेच देता है। उसने ठेका ले रखा है उसका, उसको पता है आपकी पिछली कार कौन सी थी, आपकी नीड क्या है, आपकी परचेस पावर क्या है, उसके हिसाब से उसने एक डिसाइड कर लिया। अब आप जो भी ब्लॉग देखोगे, वीडियो देखोगे, वो आपके कार की तरफ पुश करता जाएगा। बिल्कुल, है ना? आपको कंपैरिजन में हो सकता है कि आधे लोग वाली कार भी खरीद रहे हो, पर आपके दिमाग में डाल दिया जाएगा ये वाली बेटर है। कुछ ऐसे ब्लॉग भी मिलेंगे जहाँ दूसरी वाली बेटर दिखाई जाएगी, पर वो आपको नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि उसको तो ये वाली बेचनी है आपको। हम और आप जो भी डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि आपने शुरू में भी कहा कि सब कुछ जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, कोई ट्रैक कर रहा है, तो आप इमीडिएटली थोड़ी देर के बाद अपने फ़ोन पर जाइए, आपको उसी से संबंधित पॉपअप्स आने शुरू हो जाते हैं। डेफिनेटली। और ये आप एक्सपेरिमेंट करके, मैं तो इतनी बार देख चुका हूँ खैर, और मुझे अब एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत इसलिए नहीं, क्योंकि मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप प्ले स्टोर में जाके फेसबुक के डेटा देखें तो वो कहता है कि मैं आपकी सारी आवाज़ें सुनता हूँ, गूगल सुनता है। और गूगल में तो सुंदर पिचाई ने पार्लियामेंट में बोला हुआ है, जब यूएस पार्लियामेंट ने उनको बुलाया और उनसे क्वेश्चन आंसर किया गया कि आप क्या हमें हमेशा सुनते हैं? कहते हाँ सुनते हैं। तो बोलते क्या सुनते हैं? बोले हम सुनते तो सब कुछ है, लेकिन हम रखते वही हैं जो हमारे काम की चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि फिर आप कैसे डिसाइड करते हैं कि आपके क्या काम का है? तो इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो इंटरेस्टिंग है। लेकिन मुझे ये भी बताइए, अब जैसे बहुत सारी आपने फ्री का जिक्र किया, तो लोग बड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं जब आप कहीं पे जाते हैं किसी पब्लिक प्लेस में, तो आपको वाईफाई मिल जाता है, ठीक है? क्या फ्री वाईफाई यूज़ करना सही है? आप होटल में हो, अब तो फ्लाइट्स में भी वाईफाई शुरू हो गया है, तो बहुत सारे लोग इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फ्री कुछ भी यूज़ करने में रिस्क तो है ही। इसमें क्या रिस्क है फ्री वाईफाई में? तो यदि मैं और आप एक ही वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपके मोबाइल पर मैन इन द मिडिल अटैक कर सकता हूँ। मैन इन द मिडिल अटैक का मतलब है आई कैन सी योर ट्रैफिक, कि आप कौन सी वेबसाइट खोल रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब। इसके लिए एक टूल आता है वायर शार्क, जो ये करके दे देता है, क्योंकि मेरा और आपका एन्क्रिप्शन एक ही है उस समय। अब आप जब भी पब्लिक वाईफाई में होगे, उसमें एक बंदे का दिमाग सटक गया और उसने करने की कोशिश की तो वो कर सकता है किसी भी एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए। कई बार क्या होता है कि मैं वाईफाई के लालच में आपको और भी नुकसान पहुंचा सकता हूं। जैसे मेरे पास एक जर्नलिस्ट आया, उसने कहा आप एक साथ 50-100 लोगों को हैक कर सकते हो। मैंने कहा हाँ ट्राई कर सकते हैं, तो दिखाइए। तो मैं गया उनको लेके, इवेंट था एक ताज होटल, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन उसका। तो मैंने उन्हीं का लोगो लगाया, एक प्रिंट आउट लिया और एक QR कोड प्रिंट कर दिया उस पर, और ऊपर लिखा फ्री वाईफाई बड़ा बड़ा, और ऊपर उस ऑर्गेनाइजेशन का लोग है। 4 प्रिंट आउट लेके मैंने उनसे कहा कि 2 यहाँ लगा देना और 2 यहाँ लगा देना हॉल में। मैं जब बोलने जाऊँगा उसके बाद देखता है। मैं चला गया, मैं 1-2 घंटे का वर्कशॉप था, मैं आया नीचे, मैं लैपटॉप खोला तो करीब 15-16 लोग मेरे कंट्रोल में थे। तो जब आप फ्री के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, उसमें से मैंने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करा दी थी। इट वॉज एज बैड एज वेडिंग कार्ड जो आपका APK आता है। पर ये डेमोन्स्ट्रेबल थी, मैंने डेटा तो नहीं लेना था, लेकिन मैंने कहा यार क्या लोग करेंगे, लोगों ने किया। आपको कैसे पता? आज की डेट में हम 5 तरीके से फंसते हैं। सबसे पहला तो QR कोड, विजिटिंग कार्ड है तो QR कोड, होटल का मेन्यू कार्ड तो QR कोड, आपका बोर्डिंग पास तो QR कोड, वाईफाई तो QR कोड से कनेक्ट हो रहा हो, एडवर्टीजमेंट तो QR कोड है ही, पेमेंट तो QR कोड है ही, बिल्स भी QR कोड में आ जाते हैं आजकल। तो इतना QR कोड हो गया है कि हमें कैसे पता है कि QR कोड मैनिपुलेटेड नहीं है? हाउ डू यू नो दिस? पहला चैलेंज है। अभी मैं UK में था तो वहाँ पर पार्किंग लॉट पर QR कोड होता है, जिसमें ऐसे आप पेमेंट कर देते हैं एडवांस में, फिर प्रिंट आउट निकलता है, वो आप अपनी गाड़ी में लगा देते हैं कि भाई 1 घंटे के लिए पार्किंग मैंने ले ली। किसी ने वो मैनिपुलेट कर दिया QR कोड,
तो दिन भर का पैसा कहीं और ही चला गया। बेल्जियम में हुआ उसके बाद। सो दिस इज़ वेरी इजी। फिर होता है लिंक बेस्ड फ्रॉड, कि मैंने आपको लिंक भेजा, आपको एक लिंक आया, आरटीओ का चालान कट गया आपका, अब आपने क्लिक किया, पैसे दे दिए और किसी और अकाउंट में जा रहा है, या आपका पासपोर्ट ऑफिस का कोई आ गया कि आपकी कुछ पेनल्टी लग गई, या जो भी, या आप खुद गूगल पे सर्च कर रहे हो कि मुझे हेलीकॉप्टर बुक करना है केदारनाथ का, और आप लुटे हैं लोग पिछले साल, या मुझे उड़ीसा में होटल बुक करना है, लुटे अभी पिछले हफ्ते लुटे लोग, आप न्यूज़ देखिए, या मुझे सिंगापुर में क्रूज़ बुक करना है, आपने गूगल किया, सर्च किया, पहले 4 में से 2 लिंक फ्रॉड होंगे। हाउ डू यू नो दिस इज द रियल? एग्जैक्टली। आपके पास कोई तरीका नहीं है ना, तो उसमें लुटते हैं। अभी दिलजीत दोसांझ का शो था, लाखों लोग लुट गए। बिल्कुल। टिकट बुक करने के लिए गूगल पर सर्च किया, जो वेबसाइट आई उस पर पेमेंट कर दी, उनको मैसेज आए, उसको ट्रस्ट कर लिया। अरे जो मैसेज भेज रहा है आप उसको तो कम से कम अवॉइड कर ही सकते थे। लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज है, आप कैसे आइडेंटिफाई करें जो आप कह रहे हैं, मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई। सब कुछ आजकल जब इंटरनेट के थ्रू ही हो रहा है, तो सही क्या है, फ्रॉड क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई? तो इसके लिए मैं एक एप्लीकेशन सजेस्ट करता हूँ नॉर्मली, मूवी आर्मर करके एक ऐप है, जो प्ले स्टोर पर भी है और ऐप स्टोर पर भी है। आप इसको इंस्टॉल करें तो इसमें 5 ऐसे प्रोटेक्शन हैं जिसके थ्रू आप इन सब चीज़ों को टेक केयर कर सकते हैं। इसमें है QR कोड सिक्योरिटी स्कैनर। तो यदि आपको कोई QR कोड स्कैन करना ही है, चाहे वाईफाई के लिए किसी के लिए, तो एक बार इससे स्कैन कर लें। ये इसको सैंडबॉक्सिंग एनवायरनमेंट में ले जाएगा, वहाँ पर रन करेगा और आपको बता देगा ये सेफ है अनसेफ। ये आपका पैसा चुराने तो नहीं आया, या आपका डेटा चुराने तो नहीं आया, कैमरा ऑन करने तो नहीं आया। इसी तरह आप गूगल पर कोई लिंक ढूंढ के आप उस पर पेमेंट करना चाहते हैं, या आपको कोई लिंक आया है और आपको इंश्योर होना कि भाई ये ठीक है कि नहीं है, आप मूवी आर्मर पर लिंक स्कैनर है उस पर डालें, तो ये बता देगा कि ये लिंक क्या क्या नुकसान कर सकता था, या सेफ़ है, या क्लोन्ड तो नहीं है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्लोन वेबसाइट बता देगा आपको। तो इस तरह की चीज़ें आप टेस्ट करने की आदत डालें, क्योंकि अभी आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर वाईफाई सिक्योरिटी का भी है, पर ऐप स्कैनर भी है। उसमें क्या होता है कि अभी जब आप, कई सारी ऐप हैं जो हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं पर हम लुट जाते हैं। कई सारे गेम हैं जो क्रिमिनल अपने फेवर में यूज़ कर लेते हैं। लोन ऐप्स लोगों ने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किए और लुट गए, उसके बाद ब्लैकमेल भी हुए। 3 एप्लीकेशन है, टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनी डेस्क। ये लोग इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से ही, पर लुट जाते हैं क्योंकि उनका स्क्रीन शेयर हो जाता है, क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं कि ऐप हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है, दो इट इज़ ऑन प्ले स्टोर। सो मूवी आर्मर आपके ऐप्स का बिहेवियरल एनालिसिस करता है, किस ऐप का बिहेवियर क्या है और क्या क्रिमिनल इसको मिसयूज़ कर सकता है, क्या इसमें स्क्रीन शेयर फैसिलिटी है, क्या ये आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट ले रहा है, क्या आपकी पिक्चर्स ले रहा है। उसकी वजह से उसकी रेटिंग कम करता जाएगा और आपको रेड फ्लैग दे देगा कि इसको तो आप हटा दो। जैसे बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है जो सबको पता होना चाहिए, हम अपने बच्चों को फ़ोन दे देते हैं और वो कुछ भी इंस्टॉल कर लेते हैं। कई सारे गेम हैं जिसमें मल्टी चैट फैसिलिटी होती है, जिसमें बच्चे जो दूसरे गेमर से बात करते हैं, ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को किसी अनजान आदमी से रोड पर बात नहीं करने दोगे, बिल्कुल ठीक, पर उसी बच्चे को आपने फ़ोन में पूरी दुनिया के अनजान लोगों से बात करने का राइट दे रखा है। आपको कैसे पता कि वो क्रिमिनल नहीं है या वो क्या कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं लगाते हैं? नहीं है। तो यदि मूवी आर्मर के थ्रू होगा तो वो बता देगा कि ये खतरनाक ऐप है क्योंकि इसमें मल्टी चैट फैसिलिटी है, इट्स नॉट सेफ फॉर योर किड्स। 18 साल से कम उम्र के बच्चे को ऐसा कोई गेम अलाउ नहीं होना चाहिए जिसमें इस तरह का कोई प्रोविजन। तो वो 12 क्या तरीके हैं जो आप कह रहे थे कि 12 चीज़ें जिनको एक्चुअली सब लोग फॉलो करें, और अब बचना नहीं बचना अब आपके अपने विवेक पर है, अपनी इंटेलिजेंस पर है, जैसा कि आपने कहा, बट स्टिल टू बी केयरफुल, ताकि आपका जो थ्रेट है, जो रिस्क है, वो कम हो जाए। देखिए 12 तो OTP चुराने के तरीके हैं, अटैक वेक्टर्स तो हंड्रेड्स कई सारे हैं जो, पर मैं इसीलिए मैंने मूवी आर्मर इस्टेब्लिश यहाँ इसलिए किया ताकि आप कई ऐसे अटैक वेक्टर्स से बच सकते हो। थोड़ा सा आपको एक कॉन्शियसनेस बिल्ड करने की ज़रूरत है, जिसको हम बोलते हैं ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल, कि आप हर कॉल पर, हर मैसेज पर, हर ईमेल पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। चाहे वो एक ऑफर लेटर आ जाए, वो ऑफर लेटर में लुट जाते हैं लोग। सर सिंगापुर से ऑफर था, इंटरव्यू हुआ, किसी अंग्रेज ने लिया और सब कुछ ठीक था और उसके बाद फंस गए बहुत लोग, या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई उसमें फंसे हैं लोग। आप ज़ीरो ट्रस्ट ना करें, यू हैव टू क्रिएट प्रोसेसेस टू वेरीफाई दैट, जो अभी आप मिस कर देते हो। ईमेल आई, मैंने देखा जीता वो AJEE है, AJI है, जो भी है, मैंने सोचा आप ही की होगी, आप प्रोफाइल पिक्चर आपकी लगी है, मैंने मान लिया, पर मैंने चेक तो किया ही नहीं। इस बार तो डिफरेंट ईमेल था। इतनी सी चीज़ों से लोग आपको ट्रैप कर सकते हैं। जो ये 12 चीज़ें हैं ये OTP के लिए थी, जो मैं एकदम से बताऊंगा, और मैं इसलिए ज़्यादा खुल के इसलिए बताऊंगा कि लोग मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं कि आपका OTP कोई भी चुरा सकता है। जैसे कॉल मर्जिंग टेक्निक, कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक, वॉइस मेलिंग टेक्निक, QR कोड टेक्निक, eSIM टेक्निक। देखिए OTP तो आपका यदि यहाँ फ़ोन पड़ा हुआ है
और आप 2 मिनट के लिए बाहर गए और मैं OTP मंगा लूँ व्हाट्सएप का या किसी चीज़ का, तो वो फ्लैश भी होता है लॉक मोड में, आई कैन सी इट। और यदि आपने, तो वो भी नहीं करना चाहिए, फ़ोन छोड़ के नहीं जाना चाहिए कि आप ऑफिस की डेस्क पे छोड़ के चले गए। मैंने देखे केसेस, लोग परेशान होते रहते हैं कि मेरी व्हाट्सएप हैक हो गया, मेरा जीमेल हैक हो गया, मेरा सब कुछ। और जीमेल हैक हुआ तो आपकी कुंडली चली जाती थी, आपकी पुरानी लोकेशंस आएगी, लोग सब देख लेगा, पिक्चर्स विक्चर्स सब व्हाट्सएप के जो स्क्रीनशॉट होंगे सब उस तक चले जाते हैं। तो आप दूसरा कि मान लो आपका फ़ोन में वो सेटिंग है कि लॉक मोड में SMS फ्लैश नहीं कर रहा, तो मैं कॉल पे OTP मंगाऊंगा और आपके लॉक फ़ोन में मैं कॉल एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो मैं कॉल एक्सेप्ट करूँगा, OTP सुन लूँगा, क्योंकि OTP तो कॉल पे आ रहा है, तो वो तो OP नहीं है ना। फिर तो हम कहते हैं नहीं OTP, ये तो मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो अभी ट्राई करोगे, अभी आप सुन लोगे OTP। पर जो ज़्यादा खतरनाक है, जो उसके आगे क्रिमिनल जाते हैं, वो है जैसे कॉल मर्जिंग टेक्निक है। उसमें क्या होता है कि आपको कोई कॉल आता है और कहता है कि अमित जी ने आपका नंबर दिया मैडम, और हम एक इवेंट कर रहे हैं, मीडिया इवेंट है, और उसमें वी वुड लाइक टू हैव यू एज एन स्पीकर, तो आप आइए। तो आप ट्रस्ट कर लेंगे कि भाई अमित ने नंबर दिया है, कोई क्रेडिबल आदमी होगा। फिर वो बोलेगा अजीता जी आई थिंक अमित इज़ ऑल्सो कॉलिंग यू, आप एक काम कीजिए ना, कॉल मर्ज कर दीजिए, तो हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव इन्वाइटेड हिम एज वेल। तो आपको एक पैरेलली कॉल आ रहा होगा, बट आपने ध्यान नहीं दिया कि उसने क्या कहा, अमित इज ऑल्सो कॉलिंग यू। हाँ, कि अमित आपको कॉल कर रहे हैं। आपको कैसे पता अमित इज कॉलिंग मी? वो बोल रहा है। हाँ वही ना। अब आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने कहा कि अमित इज ट्राइंग टू, मतलब कोशिश कर रहा है आपसे बात करने की, तो आप देखिए ना कॉल आ रहा है। ये तो कह रहा हूँ आप, ये आपने नोटिस किया, 99% लोग नोटिस ही नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। उनको लगता है कि ये प्लानिंग कर रहा है, तो ही मस्ट बी नोइंग एवरीथिंग बिकॉज ही इज द ऑर्गेनाइजर। तो आपको एक कॉल आ रहा होगा उस समय, आपको यार अमित का नंबर नहीं है, अरे नहीं उनका VIP नंबर है, मर्ज कीजिए ना, अभी अभी बात करते हैं, वी विल क्लोज इट, विल जस्ट सेटल इट। थोड़ा सा प्रेशर बनाएगा और आप कॉल मर्ज कर देंगे। जैसे ही आप कॉल मर्ज करेंगे, आपका या तो व्हाट्सएप हैक हो जाएगा या आपके पैसे निकल जाएंगे, कुछ हो जाएगा। आपने नोटिस किया क्यों? आपने OTP दिया कोई? नहीं। आपने कोई लिंक क्लिक किया? QR कोड स्कैन किया? एप्लीकेशन इंस्टॉल की? तो फिर पैसे क्यों निकले? आपने 2 इनकमिंग कॉल मर्ज की बस। सोचिए कैसे निकले पैसे? क्योंकि आजकल सारे OTPs कॉल पे भी आते हैं। वो जो दूसरा कॉल आपको अमित के नाम से आया, वो अमित का तो कोई लेना देना नहीं उस मैटर से, वो तो अमित का नाम यूज़ कर रहा है। वो जो दूसरा कॉल आया वो आपके OTP का कॉल था। आप ऑलरेडी क्रिमिनल से कॉल पे थी, इतने में आपका एक OTP का कॉल आता है और आप खुद ही कॉल मर्ज कर देते हैं। ओहो। तो क्रिमिनल OTP सुन लेता है। बाय द टाइम यू रियलाइज कि यार ये क्या नंबर बोल रहा है, तब तक तो तड़ से अप्लाई करता है और खेल हो जाता है। तो ऐसे भी निकल जाता है OTP। मुझे बताइए कोई बहुत चैलेंजिंग केस जो आपने सॉल्व किया हो, जिसको सॉल्व करने में आपके पसीने छूट गए हो। देखिए सारे केस ही चैलेंजिंग होते हैं, और ख़ास तौर से मर्डर मिस्ट्रीज, क्योंकि हमें लगता है कि मैं सिर्फ साइबर केसेस सॉल्व करता हूँ, पर मैं साइबर को कोई अलग क्राइम नहीं मानता। मेरे लिए जितने रेगुलर क्राइम थे वो अब साइबर स्पेस के थ्रू होने लगे हैं, और हमें साइबर स्पेस के थ्रू हो रहे हो ना हो रहे हो, पर हमें सोल्यूशन वही मिलता है, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं अपना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ रहा है। बिना अपना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़े आप कुछ नहीं कर सकते। तो चाहे वो मर्डर मिस्ट्रीज़ हों, टेररिस्ट अटैक हों, किडनैपिंग केसेस हों, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स हों, पॉलिटिकल राइवलरीज हों, बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस थे जो मैंने सिर्फ साइबर स्पेस से ही सॉल्व किए, जिसमें कोई क्लू नहीं था पहले कि करने वाला कौन है। पर बहुत सारी चीज़ें वक्त ले लेती हैं सुनाने में, इसलिए मैं कोई एक छोटा सा एक इंसिडेंट सुनाऊंगा जो इंटरेस्टिंग है। 2011 की घटना है, जब मैं नोकिया के लिए काम कर रहा था और पेरिस में एक केस हुआ, और उस समय नोकिया वाज लीडर अक्रॉस द वर्ल्ड, स्मार्टफोन्स बना रहे थे वो नोकिया N95 N96। तो कोई केस हुआ होगा और दे वांटेड सम आर्किटेक्ट टू इन्वेस्टिगेट। तो मैं गया, वो मुझे लेकर एक सिटी में गए, रैन करके सिटी है वहाँ पर एक लेडी से इंट्रोड्यूस किया, और उस लेडी ने कहा कि अमित मुझे एक कॉल आया, और कॉलर ने कहा कि हमने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया और तुम्हारे पास 1 घंटा है, इतना पैसा इस अकाउंट में डाल दो वरना उसको मार देंगे। तो बोले मुझे लगा कि ये कोई प्रैंक है, तो मैंने कॉल काट दिया। फिर थोड़ी देर बाद कॉल आया कि यू विल रिग्रेट ऑल थ्रू योर लाइफ, आपके पास सिर्फ 55 मिनट्स हैं, आप पैसा ट्रांसफ़र करो वरना उसको मार देंगे। दीज वर द टाइम्स जब हर किसी के पास फ़ोन नहीं होता था, तो शी कुड नॉट चेक कि कहाँ उसकी बेटी है। तो थोड़ा सा घबरा गई और उसने निगोशिएट करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं दे दूंगी, पर प्लीज़
डोंट हर्ट हर। बोले देखो मुझे ये मत बताओ कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, क्योंकि अभी तो अपने बेडरूम में जहाँ हो तुम्हारे पीछे एक पेंटिंग टंगी है, उस पेंटिंग की कीमत $5,000 है। तो बोले मैंने पीछे देखा और मैं घबरा गई, मैंने कहा अरे बाप रे ये तो मुझे देख रहा है। भाग के अपने ड्राइंग रूम में आई, तो नहीं यहाँ कोई पेंटिंग नहीं है, आई थिंक यू आर मिस्टेकन, यू हैव कॉल्ड टू द रॉन्ग पर्सन, मेरे ख्याल से। बोला ना ना अभी आप जहाँ हो ना अपने ड्राइंग रूम में हो ना, अभी आपके राइट साइड में एक फ्लावर पॉट है, उसकी कीमत $2,500 है। तो जो ऐसी कॉस्टली चीज़ें अपने घर में रखता है उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे मुझे पता है, चुपचाप ट्रांसफ़र करो वरना उसको मार देंगे। तो आई वॉज कन्विंस्ड, मैंने लैपटॉप खोला, पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, कोई नाइजीरियन अकाउंट था। फिर बोले वो 1-1.5 घंटे बाद उसकी बेटी वापस भी आ गई, शी वॉज नॉट किडनैप्ड। पर मैं कन्फ्यूज़ हो गई कि इसने मुझे कन्विंस किया कैसे। तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने सारा घर देखा, देयर वाज नो CCTV, कोई ऐसा चीज़ नहीं थी जिससे कोई देख सके कि घर में हो क्या रहा है। तो दे जीरोड डाउन देयर इन्वेस्टिगेशन ऑन फोन, कि फ़ोन से ही कुछ हुआ होगा। फ़ोन भी उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि कोई मेलवेयर है, कोई ट्रोजन है, तो कुछ नहीं मिला। सो इवेंचुअली दे थॉट कि एक बार आर्किटेक्ट को भी बुला लेते हैं कि भाई तुम देखो कुछ गड़बड़ है इस फ़ोन में। तो मैंने भी फ़ोन स्कैन किया, देखा कि फर्मवेयर लेवल पे कुछ हो, डिवाइस ड्राइवर लेवल पे कुछ नहीं था। सो आई वॉज कमिंग बैक, एयरपोर्ट पे था और मैंने देखा कि एक बच्चा कोई गेम खेल रहा है और वो फ़ोन लेकर ऐसे दीवार के सहारे कुछ कर रहा था। तो मुझे अजीब लगा, मैंने उसको बुलाया, इधर आओ क्या कर रहे हो। तो कहता है कि मैं गेम खेल रहा हूँ, ये ट्रू फाइटर गेम है। तो मैंने देखा क्या करता है, बोले उसको आप लॉन्च करो तो कैमरा ऑन हो जाता है एंड देन इट विल शो यू सम ऑगमेंटेड ऑब्जेक्ट, आप कैप्चर करो तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो मुझे कुछ अजीब लगा, एंड दिस इज़ वेरी सिमिलर टू पोकेमॉन गो बट वे बैक। पोकेमॉन गो तो शायद 2016 में आया। मैंने उस आयोग को कॉल लगाया, मैंने कहा देखो जरा उस लेडी के फ़ोन में गेम है। बोले हाँ है। तो आई कैंसिल माई फ्लाइट, वेंट बैक। मैंने सबसे पहले उस गेम को रिवर्स इंजीनियरिंग किया, देखा कि इस गेम से होता क्या है। तो पता पड़ा कि उस लेडी के घर के ऑलमोस्ट हर दीवार की पिक्चर, ऑलमोस्ट 150 से ज़्यादा पिक्चर्स रोमानिया के एक सर्वर पर अपलोड हुई थी। तो ये तो तय था कि क्रिमिनल को इस गेम के थ्रू ये पता था कि किस दीवार पर किस कमरे में क्या है। पर उससे बड़ा सवाल ये था कि उसको ये कैसे पता था कि ये लेडी इस समय बेडरूम में है या ड्राइंग रूम में, उसको रियल टाइम लोकेशन कैसे मिल रही थी। क्योंकि आपके घर का GPS एक ही होता है, घर के अंदर GPS काम नहीं करता। करेक्ट। और आफ्टर 15-16 ईयर्स आज विद ऑल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मैं आपसे कहूँ कि आप ये पता करो कि आप उस कोने में बैठे हो या इस कोने में बैठे हो, तो नहीं पता कर सकते। नहीं कर सकते। इस कमरे में हो ये भी मुश्किल है, बाहर से एक ही लोकेशन दिखाएगा वो, एक ही लोकेशन दिखाएगा। मैं ये कैसे बता दूं कि इस कमरे में हो कि बगल वाले कमरे में हो कि ड्राइंग रूम में चलेगा या बालकनी पे आएगा, हाउ डू आई नो दिस। तो वो कैसे कर रहा था सोचिए। केस आपने सॉल्व किया, आप बताइए। नहीं मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि लोग सोचे कि जब 15 साल पहले क्रिमिनल इतना स्मार्ट हो सकता है तो आज क्या होगा। आज तो AI है। तो हम आज जब कहीं जाते हैं किसी के घर में तो सबसे पहले क्या मांगते हैं? पानी मांगते हैं? नहीं, हम वाईफाई मांगते हैं। और वाईफाई की एक प्रॉब्लम है, यदि वाईफाई राउटर वहाँ लगा हुआ है और मैं अपना फ़ोन वाईफाई के पास लेके जाऊँगा तो वाईफाई सिग्नल लेवल बढ़ता है, यदि मैं उससे दूर जाऊँगा तो वाईफाई सिग्नल लेवल कम होगा। हर कमरे में वाईफाई सिग्नल लेवल अलग होता है। तो जब वो पिक्चर्स कैप्चर हुई तो हर पिक्चर के संग उस दीवार पर वाईफाई सिग्नल लेवल क्या है ये भी अपलोड हुआ। और जब ये लेडी उस क्रिमिनल से बात कर रही थी तो उस समय उसके फ़ोन का वाईफाई सिग्नल लेवल क्या है वो भी वो कैप्चर कर रहा था। तो पता कर पा रहा था कि इस समय इसके आसपास क्या हो सकता है, ये बेडरूम में है या ड्राइंग रूम में, क्योंकि हर जगह का वाईफाई सिग्नल लेवल अलग था। ही वॉज दैट स्मार्ट। और हमने उसको पकड़ा भी, उसको हमने अरेस्ट भी कराया, फिर हमें मिला भी। फिर वो पूरी कहानी है, आप मेरे रेडियो शो पे सुन सकते हैं या बहुत सारे ऐसे जगह। पर चूंकि आपने बताया था कि मोस्ट चैलेंजिंग, और ये अर्ली एज में ही हो गया, क्योंकि उस समय तो मैं इतना पुलिस के संग काम भी नहीं कर रहा था। बट जब मैंने किया और उसके बाद लोगों ने मुझे अलग अलग जगह रिकमेंड करना शुरू किया, देन आई रियलाइज कि फ्यूचर तो यही है। और ये बड़ा चैलेंज बनने वाला है। सो आई थिंक आई टुक अ कॉल एट द राइट टाइम कि कोई IITian अदरवाइज कभी इन्वेस्टिगेटर बनेगा नहीं, मैं ही क्यों ना बन जाऊँ। तो बेसिकली ये है कि आप एक तो बहुत फ्रीबीज के चक्कर में नहीं पड़े एंड वन हैज़ टू बी वेरी वेरी अलर्ट। तो आपकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये वाला स्मार्टफोन हटा दिया जाए और नॉर्मल कॉलिंग वाला कॉल ले लिया नहीं, जाए, नहीं, जो हैंडसेट है वो ले लिया जाए। मैं फिर वही कहूँगा कि मेरा पर्पज़ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जैसे मैं कहूँ कि यार ये दुनिया मोह माया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के पहाड़ों पर चले जाएं। एक कोई पर्पज़ नहीं है। आप यदि ये जानते हो कि ये दुनिया मोह माया है तो ज़िंदगी का मज़ा अलग हो जाएगा।
फिर आप डिटैच होकर जियोगे, आप सारे एंजॉय करोगे, लेकिन ये नहीं सोचोगे कि आप कर रहे हो। देन यू एंजॉय मोर। अगर मैं बेसिक कॉलिंग वाला हैंडसेट ले लेती हूँ तो फिर मैं सिक्योर हो जाऊंगी? जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें हैं जो उस पर भी हो जाएंगी। कॉल फॉरवर्डिंग उस पर भी सेट हो सकती है, वॉइस मेलिंग के थ्रू वहाँ से भी OTP निकल सकता है, आपका eSIM तब भी बनाया जा सकता है, आपका कॉल मर्जिंग तब भी हो सकती है। सो चैलेंजेस तो वहाँ पे भी रहेंगे। और अभी तक का डेटा जो जा चुका डेटा है, तो देखो जो जा चुका है वो तो जा ही चुका है। अब उसको आप आगे रोकोगे तो मिनिमाइज कर सकते हो, एंड दैट इज समथिंग विच आई ऑलवेज से कि कम से कम मिनिमाइज तो कर लें। भाई हम जितना मुश्किल क्रिएट करेंगे अपने दुश्मनों के लिए उतना हमारे लिए अच्छा है। सो वी ऑलवेज से कि वी फॉलो रिस्क बेस्ड अप्रोच, रिस्क कम करते जाओ अपनी लाइफ का। ऐसा ना हो कि सारा अब दरवाजा ही खुला छोड़ दोगे तो चोर आएगा ही आएगा। ऐसा वाला मामला हो कि आपने अपने फ़ोन में जो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है, हर एक को तो कैमरा एक्सेस है, हर एक को आपका माइक्रोफोन का भी है, लोकेशन तो सब ले ही रहे हैं जैसा मैंने कहा, कॉन्टैक्ट लिस्ट भी जा रहा है। तो कल आज नहीं तो कल आप फंसने वाले हो, क्योंकि ये डेटा जहाँ भी जा रहा है वहाँ सिक्योर नहीं है, मतलब वहाँ कोई से नहीं बचेगा। हाँ, वहाँ से हैक होकर डार्क वेब पर जाएगा। अभी आप देखना चाहो कि आप कितनी बार हैक हो चुके हो तो देख सकते हो। ये डी वर्ड बड़ा खतरनाक है, डार्क वेब, डीप सीक, डीप फेक, डिजिटल अरेस्ट, ये डी वर्ड बहुत खतरनाक है। से ही खेल होना शुरू हुआ। हाँ। तो यदि आपने चेक करना है कि आप कितनी बार हैक हो चुके हो, क्योंकि इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक जिनको पता है कि वह हैक हो गए और दूसरे जिनको पता नहीं कि वह हैक हो गए। हैक हम सब हो चुके हैं, मतलब हम सबका डेटा कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। जितने FIR आपने देखे आज तक फाइनेंशियल फ्रॉड के, आपने नोटिस किया होगा कि भाई OTP दे दिया गलती से। कभी ऐसा हुआ क्रिमिनल ने आपसे आपका पासवर्ड मांग लिया और बिना पासवर्ड और OTP दोनों यूज़ किए पैसा नहीं निकल सकता, मतलब उसके पास ऑलरेडी पासवर्ड था। वो आपसे पासवर्ड मांगते नहीं है, मांगेगा कि आप पासवर्ड दीजिए तो उसको 5 मिनट लग जाएगा पासवर्ड सुनने में, क्योंकि वो कैपिटल है, स्मॉल है, @ है, क्या है वो क्लियर ही करेगा। जब तक तो आपको दिमाग में आ जाएगा ना कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, वो पासवर्ड पूछने का रिस्क लेगा ही नहीं। उसको सिर्फ OTP चाहिए, क्योंकि वो इमीडिएटली लेगा और तड़ से यूज़ करेगा। पर उसके पास पासवर्ड कैसे था, ये सोचा कभी आपने? इसका मतलब ये उसका पहला अटेम्प्ट नहीं था, ये UPSC का 3rd अटेम्प्ट था उसका। पहले अटेम्प्ट में उसने पासवर्ड लिया था, दूसरे अटेम्प्ट में उसने अकाउंट डिटेल्स निकाले होंगे या जो भी है, ऐसे करके वो इवेंचुअली ही इज रेडी, नाउ ही इज ट्राइंग टू कल्मिनेट दैट एफर्ट। तो एक वेबसाइट है haveibeenpwned.com, HAVEIBEENPWNED.com, उस पर जाएं, अपना ईमेल ID डालें तो आपको बता देगा कि आपका डेटा कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। आपका बैंक अकाउंट डिटेल, आपके पासवर्ड, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके लोकेशंस, आपके जितने पर्सनल डिटेल्स हैं, एड्रेसेस, एवरीथिंग, वो कहाँ कहाँ, और हर आदमी का कम से कम आप चेक करना 15-20 बार निकलेगा। उस डेटा को आप रिट्रीव नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। एंड वो डेटा आपको पता होना जरूरी है कि हाँ देखिए पड़ा है। तो जो हम बोलते हैं ना कि हर 3 महीने में अपना पासवर्ड बदलते रहिए, या बैंक बोलता है बदलते रहिए, क्यों भाई? पासवर्ड तो मेरे पास है और बैंक के पास है, तो बैंक कितना परेशान क्यों है? क्योंकि उसको पता है वो कहीं ना कहीं से पहुंच जाएगा क्रिमिनल तक 3 महीने के अंदर, तो आप बदल लो तब तक। और मोबाइल नंबर भी बदलने से कुछ बात बन सकती है? मोबाइल नंबर बदलने से, देखिए ये तो ओपन इन्फॉर्मेशन, सो हमेशा आपके पास 2 चीज़ें होती है, पब्लिक की और प्राइवेट की। आप प्राइवेट की सिक्योरिटी करते हो, पब्लिक की नहीं। जैसे आपका ईमेल ID है, ईमेल ID सिक्योर करके क्या हो जाएगा? ईमेल तो सबको पता पड़ ही जाएगा, सब आज ही तो। पासवर्ड को सिक्योर करना है, मोबाइल नंबर तो पता हो ही जाएगा। जैसे आपका व्हाट्सएप है, आपका व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। पक्का? चेक करूं? शो के बाद, क्योंकि पहला होगा ऐसा। तो जिसका नहीं है वो कर ले, क्योंकि वरना वो आज नहीं तो कल हैक हो जाएगा। इट्स सो ईजी। जो लोग सोचते हैं कि व्हाट्सएप हैक करना मुश्किल है, तो OTP तो है अल्टीमेटली, OTP चुराना तो आसान है ना। वो मैं तो क्या फ्लैश करके वो हैक हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अपना व्हाट्सएप सिक्योर कर लेते हैं। सेटिंग्स में जाएं, उसमें अकाउंट्स करके ऑप्शन आएगा, उसमें चौथा ऑप्शन है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। उसको आप क्लिक करेंगे तो आपसे 6 डिजिट का कोड मांगा जाएगा। वो 6 डिजिट का कोड आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग बड़ी गलती जो लोग करते हैं। लोग क्या करते हैं कि जैसे हम कहते हैं 6 डिजिट का कोड, तो सबसे पहले दिमाग में आता है डेट ऑफ बर्थ डाल दो, याद रहेगा हमेशा। वो कुछ और होना चाहिए, क्योंकि वो तो उसको पता पड़ ही जाएगा क्रिमिनल को। और उसके बाद उसमें एक ईमेल ID भी मांगा जाएगा, वो भी डाल दें, ताकि कल आप कोड भूल जाएं तो दोबारा उसको रिकवर कर सकें। जब तक वो 6 डिजिट का कोड किसी को नहीं पता है, आपका व्हाट्सएप सेफ है। कोई OTP चुरा भी लेगा तब भी वो व्हाट्सएप में एंटर नहीं कर पाएगा। वंडरफुल। क्योंकि जब तक वो 6 डिजिट का कोड नहीं डालेगा, इज सेफ। तो पहले तो अपना वो सेव कर लें, क्योंकि जितने कॉल्स आ रहे हैं आज, अभी दिवाली के पहले 40 डॉक्टर्स गुड़गांव में व्हाट्सएप हैक, पहले एक क्या हुआ, सबका होना शुरू हो गया।
वो इन्हीं में से एक टेक्निक यूज़ करके। उसके बाद आता है फेसबुक सिक्योरिटी, क्योंकि लोगों का फेसबुक क्लोन हो जाता है कि किसी ने उनकी प्रोफाइल पिक्चर निकाली, नया फेसबुक पेज बनाया या प्रोफाइल बनाया, बहुत कॉमन है। उसके बाद आपके दोस्तों को रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, एंड देन उनसे या तो पैसे मांगे या उनको लिंक भेज के उनको उनका डेटा चुरा लिया या उनको हैक किया, कुछ तो किया यूजिंग योर क्रेडिबिलिटी। 2 सेटिंग करनी है और आपका फेसबुक कभी कोई क्लोन नहीं करेगा। लोग नॉर्मली क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं, ठीक है, वो भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन उससे भी कन्वीनियंस एक तरीका ये है कि आप पहले समझें कि कोई आपका फेसबुक क्लोन कर क्यों रहा है, क्योंकि आपके दोस्तों तक पहुंचना चाहता है वो आपकी क्रेडिबिलिटी यूज़ करके। वो दोस्तों तक क्यों पहुंच पा रहा है, क्योंकि आपकी फ्रेंड लिस्ट सबको दिख रही है कि आपके दोस्त कौन कौन है। यदि मैं फेसबुक की सेटिंग्स में जाकर अपनी फ्रेंड लिस्ट प्राइवेट कर लूँ, उसमें 4 ऑप्शन आते हैं कि पब्लिक कर रहे हैं तो सब दुनिया देख सकती है, ओनली फ्रेंड्स, एक्सेप्ट दीज फ्रेंड्स या ओनली मी। आप उसको ओनली मी कर दें, आपको किसी को और बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके कौन कौन दोस्त हैं। जैसे ही आप ये कर लेंगे, 98% क्रिमिनल का मोटिवेशन ख़त्म कर दिया आपने कि वो आपका फेसबुक क्लोन करे, क्योंकि वो दोस्तों तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब वो दूसरा पीछे ही पड़ा हुआ है, तो वो आपके जो पब्लिक पोस्ट होंगे जो आपने सारी दुनिया को दिखा रखे हैं, उसमें लाइक कमेंट शेयर किसने किया उनसे जान सकता है कि आपके दोस्त कौन है। ये दूसरा तरीका, 200 लाइक आ गए, 200 लोगों तक तो पहुंच सकता है। तो आप अपनी पोस्ट की विजिबिलिटी को भी फ्रेंड्स तक रखें कि सिर्फ आपके दोस्त ही आपकी पोस्ट देख पाए, आप दुनिया को ना देखें। देखिए 2 तरीके से सोशल मीडिया यूज़ होता है। एक होता है कि आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, फॉलोअर्स क्रिएट कर रहे हैं, उसमें तो कभी अपने घर की पिक्चर डाली ना, उसमें कभी ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी गाड़ी कौन सी है, आपका मोबाइल कौन सा है, आपके घर में टीवी कौन सी है, आपके घर के अंदर कौन सी पिक्चर लगी है। घर की पिक्चर जितनी कम हो डालें, क्योंकि आपके घर की एक भी चीज़ बाहर गई वो आपके अगेंस्ट यूज़ होगी, कहानी बनेगी और वो कहानी में आप फंस जाओगे, क्योंकि आपको सपने में भी नहीं आएगा कि ये कैसे इसको पता है सारी चीज़। फैमिली मेंबर्स की फोटोग्राफ्स भी बहुत सारे लोग डालते हैं। बहुत डालते हैं, बहुत गलत है। और यदि आप उसको फैमिली के लिए रखना चाहते हो तो फिर पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं। दोनों यूजेस हैं। लोग क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। जैसे ये दीवार टूटती है, खतरे बढ़ जाते हैं। तो या तो आप उसको फैमिली के लिए रखें या फिर आप अमिताभ बच्चन बन जाएं। 2 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, आप सेफ रहेंगे। चलिए, तो व्हाट्सएप सिक्योर हो गया, फेसबुक सिक्योर हो गया, मोबाइल कैसे सिक्योर करें? देखिए, मोबाइल सबसे पहले तो जितना आप कम एप्लीकेशन रखेंगे, आप रैंडमली कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते रहते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, और इंस्टॉल करने से पहले एक बार प्ले स्टोर पर जाकर सी डिटेल्स में जाके चेक कर लें कि मेरा क्या क्या परमिशन लेने वाला है। ये बिना इंस्टॉल किए आप चेक कर सकते हैं बिफोर इंस्टॉलेशन। मान लो आप इंस्टॉल कर लिए और वो आपका कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट लिस्ट उसको चाहिए ही है, तो आप उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। आप इंस्टॉलेशन के बाद अंदर जाएं, सेटिंग्स, परमिशन मैनेजर, वहाँ पर जाके वो डिसेबल कर दें और नीड बेसिस पर दें कि जब आपको वो चाहिए तभी वो, जैसे वीडियो कॉल है तभी वो कैमरा ऑन होगा, अदरवाइज वो हमेशा कैमरा ऑन नहीं रहेगा। या SMS जब OTP आएगा, उसका OTP आए तभी उसको मिले एक्सेस। ऐसा ना हो कि बाकी सारे OTPs भी वो पढ़ रहा है। तो आपने मिनिमाइज़ कर लिया अपना डिजिटल फुटप्रिंट। ये आदत डालनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ जो मैं हमेशा से कहता हूँ, ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल है, क्योंकि क्रिमिनल आपको आपके परिचित के नंबर से भी कॉल कर सकता है और अब तो उसके आवाज़ में भी कॉल कर सकता है, उसके ईमेल ID से ईमेल कर सकता है या उसके नंबर से SMS भी कर सकता है। सो कॉल स्पूफिंग, SMS स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग, ये 3 खतरनाक अटैक वेक्टर्स हैं। अभी एक भाई साहब हैं, तिहाड़ में बंद है, वो गृह मंत्री जी के नंबर से कॉल लगाते थे लोगों को। तो ये सब संभव है। अभी DGP UP के नंबर से कॉल जाते थे लोग, केसेस सुने होंगे आप। तो ये मान के चलें कि आपको अचानक से आपकी किसी परिचित के नंबर से कॉल आ जाए और उसी की आवाज़ में भी आ जाए कि AI है, तो आपने क्या करना है, तुरंत कॉल बैक करना है। क्रिमिनल यदि उसके नंबर को स्पूफ कर रहा है तो वो कॉल ओरिजिनेट तो कर सकता है, कॉल रिसीव नहीं कर सकता। ओह, ये बड़ा कैच बताया आपने। सिंपल सा ट्रिक है। मतलब क्रिमिनल कॉल रिसीव नहीं कर सकता। जैसे ही आप उस नंबर पर कॉल बैक करोगे, द ओरिजिनल पर्सन वुड पिक इट। उससे बात करें, आपने की थी क्या? और यदि वो कॉल पिक नहीं कर रहा है तो समझ जाए कुछ गड़बड़ है, क्योंकि क्रिमिनल ऐसी सिचुएशंस का फ़ायदा उठाता है जब वो बंदा कहीं बिजी होगा, कॉल पिक नहीं कर पा रहा है, फ्लाइट में है, बेसमेंट में है, अनरीचेबल है। उस समय वो, उसको पता होता है कि दोनों पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी ए बिजी है, पार्टी बी का ट्रस्ट है पार्टी ए बी पे, उसको कॉल करना है, इसके नंबर से करना है, पैसे मांगना है, ये उसको पहले से पता होता है। यदि कॉल नहीं जा रही है, भाई जिस नंबर से कॉल आ रही है उस पर कॉल जा क्यों नहीं रही है? सिंपल सा लॉजिक। अचानक से कैसे बंद हो गया? वो हो सकता है मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरा फ़ोन बंद हो जाएगा, ऐसा भी बोल सकता है वो, क्योंकि वो तो सारे रीज़न देना चाहेगा ना आपको कि आप पैसे दे दो। पर
एक कॉल तो उठा ही सकता है, जब अपने कॉल बैक किया है उसको 2.5 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, तो आप तुरंत ना करें कुछ भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन, कॉल बैक कर लें, क्लियर हो जाएगा। ईमेल आती है किसी से कि यार वो उस अकाउंट में पैसे मत डालना, इसमें डाल देना, भले ही उसी के ईमेल से आई, तब भी एक ईमेल वापस भेजें, प्लीज़ वेरीफाई अगेन। कॉल भी लगा लें, मैं तो कहता हूँ मल्टीपल चैनल पर वेरीफाई करें, पैसे की बात है, आप क्यों सीधे ईमेल पे आया। लोग फेसबुक पे पैसे मांगते हैं, दे देते, ये भी नहीं देखते वो फेसबुक ही क्लोन था। सो आई थिंक जीरो ट्रस्ट इज द की एंड देन इट विल सॉल्व मेनी ऑफ योर इश्यूज। बिल्कुल अमित जी, आई थिंक डी वर्ड से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वन हैज़ टू बी डेयरिंग, एक्चुअली वन नीड्स टू फेस दिस एंड स्मार्टली वन नीड्स टू फेस दिस। थैंक यू सो वेरी मच अमित जी, बहुत इट वॉज अ वंडरफुल पॉडकास्ट। Thank you very much for your time and such a great insight into the dark web and dark world. नहीं, अब इस पॉडकास्ट के बाद जब नीचे कमेंट आते हैं और जब लोग कमेंट करते हैं ना कि सर मैंने 5 लाख बचा लिए, 25,000 बचा, फेक फिगर बताते हैं, अच्छा, और या मैंने किसी की और की हेल्प करके बचा लिए, तो लगता है इट्स ऑल वर्थ। एब्सोल्युटली। यदि किसी के भी पैसे बचते हैं तो प्लीज़ मेंशन इट एंड इट विल डेफिनेटली मोटिवेट अस अ लॉट। बिल्कुल, डेफिनेटली। और हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये पॉडकास्ट आपको काफ़ी इंसाइटफुल लगा होगा और आप कितनी प्राइवेट लाइफ जी रहे हैं ये गलतफहमी आपकी ज़रूर दूर हुई होगी। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर उन सजेशंस को लिखिए एंड डू सब्सक्राइब टू अनफिल्टर्ड विद अजिता जैन पॉडकास्ट। डू शेयर दिस एंड लाइक दिस। थैंक यू सो मच।